झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे को ना एक्सप्रेशंस, इमोशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा था और उसमें सारे इमोशंस शामिल थे, गुस्सा, उदासी, खुशी, गमी, मतलब लाइक वो सारे इमोशंस। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं लेकिन उनको उनकी जो फीलिंग्स है हम जो है उसको उनको बावर नहीं कराते कि ये क्या है वो क्या है, और वो फिर वक्त के साथ साथ खुद ही जानते हैं कि ये फीलिंग सैडनेस है, ये हैप्पीनेस है, ये एक्साइटमेंट है। सो आज मैं एक एक्सप्रेशन जो इमोशन है उसके ऊपर बात करूँगी और वो इमोशन है खुशी का इमोशन। अब खुशी हर किसी के लिए अलग खुशी है। किसी के लिए खुशी है अच्छा खाना खाना, किसी के लिए खुशी है अच्छे कपड़े पहनना, किसी के लिए खुशी है बड़ी गाड़ी में बैठना, किसी के लिए खुशी है अच्छा घर बनाना, किसी के लिए खुशी है उसके बच्चों को सेट हुआ हुआ देखना, किसी के लिए खुशी है उसके बच्चों की खुशी में खुश होना, किसी के लिए खुशी है उसके माँ बाप की सेहत सही होना, किसी के लिए खुशी है बहुत अच्छी नौकरी लग जाना, या किसी के लिए खुशी है अच्छी बीवी मिल जाना, और किसी के लिए खुशी है अच्छा मियाँ मिल जाना। सो खुशी की जो अलामात हैं वो सब के लिए डिफरेंट होती हैं। खुशी के आलम में आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खुशी के आलम में कभी कभार आप ज़्यादा खा लेते हैं, खुशी के आलम में आप सेलिब्रेट करते हैं, आप बजट को भूल जाते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप खुशी के आलम में सेलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं। और सेलिब्रेशन मोड में आपको लगता है कि ये पूरी दुनिया आपकी अपनी है। उस खुशी के इमोशन में आपको हर चीज़ बहुत पॉजिटिव लगती है, आपको किसी की बात भी बुरी नहीं लगती, आपको किसी की कही भी कोई भी चीज़ नहीं चुभती, आप उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो खुशी का इमोशन है वो उन सब चीज़ों को दबा देता है। अच्छा, साइंस कहती है कि खुशी आपको बहुत अलग अलग चीज़ों से मिल सकती है। एक्सरसाइज के थ्रू डोपामिन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से वो खुशी का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में आता है, और बहुत सारे और हार्मोन्स हैं, उछलने कूदने एनर्जी के साथ वो आपके साथ आते हैं। कुछ लोग मीठा खाते हैं तो उनको एक एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से खुशी मिलती है। सो आज हम बात कर रहे हैं उस खुशी की जिस खुशी की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर गए। और हमारे यहाँ खुशी क्या होती है? हाय बच्चे की शादी है, हाय खाला के बेटे की शादी है, यानी कि किसी भी रिश्तेदार की शादी घर में होती है, जो जिससे प्यार करने वाले लोग होते हैं वो उसकी खुशी में खुश होते हैं। और हमारे यहाँ खुशी दिखाने का तरीक़ाकार क्या होता है? अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो, डांस करो, और काम में हेल्पफुल रहो, जैसे ढोलकियाँ हैं या और दूसरे शादी के इंतज़ामात हैं उसमें पेश रहना, या आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, जूता छुपाई में आगे आगे रहना, रस्मों रिवाज में आगे आगे रहना, दुल्हन की हेल्प करना या दूल्हा की हेल्प करना, मतलब रातें गुजारना उनके घर जाके, रत जगे करना। सो अपने प्यारों से मोहब्बत प्रूफ करने के लिए, उनकी खुशी में खुश होने के लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, मगर इन सब एफ़र्ट्स में कभी कभार कुछ एफ़र्ट रायगा चली जाती हैं, और वो होते हैं आप इतनी चाहत से कपड़े बनाते हैं, आप पैसे जमा करते हैं कि मैंने जेवर लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने ये करना है, जूते नए, हर चीज़ नई, और फिर
आप जब इतने पैसे देकर सैलून जाते हैं और वहाँ से वो खुशी जो आपकी इस उरूज पे पहुंची होती है वो ठक करके नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह के सोचे हुए होते हैं कि आपने इतना अच्छा लगना है और आप वो नहीं लगते, और वो खुशी इतनी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। बाद में जब तस्वीरें और वीडियोस देखते हैं तो सर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ख़वातीन ने SMS किया हमें कि ये देखिए हमारी पूरी खुशी बर्बाद हो गई। तो जिसकी खुशी बर्बाद हुई है वो अपनी खुशी की बर्बादी की कहानी आपको सुनाकर आपकी खुशी को सेव करना चाह रहा है कि आपसे ये गलती ना हो जाए। तो आइए आज हम कुछ ऐसे मेकअप क्लासेस आपको देंगे कि आपकी उस खुशी के आलम में आप ये चीज़ इग्नोर ना करें, वरना वो बाद में आप बड़े पछताएंगे। क्योंकि ये चीज़ें रिपीट नहीं होती। ख़ानदानों में ये एल्बम्स और वीडियोस रिपीटेडली देखी जाती हैं और फिर मजाक उड़ाया जाता है कि ओह क्या लग रही थी तुम, अपनी उम्र से 10 साल तो बड़ी लग रही थी, अरे हाय तुम्हारी तो बेस ही नहीं टिकी, कैसी तुम्हारी पलकें बिल्कुल गम निकली हुई थी और तुम क्या लग रही थी। तो ये किस्से याद रहते हैं। आइए किसी की ज़िंदगी में रंग में भंग डालने से पहले पहले उस रंग का पक्का कलर आप लगा दें। स्टेप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास दो एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी वो जो खुशी जिसमें रंग में भंग डला था उसको ज़रा थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए यहाँ आई हैं, आपको थोड़ा सा थपथपी देने के लिए कि अगली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो। और अगर आपके घर में कोई खुशी आने वाली है तो उस खुशी में इससे पहले रंग में भंग डले, हम उसमें और रंग भरना चाहते हैं। और रंग भरने में ये लोग मास्टर हैं क्योंकि जाहिर है इनके हाथ में होते हैं ब्रशेस बिल्कुल आर्टिस्ट की तरह। सो एक तरफ है नादिया हुसैन और दूसरी तरफ है बीनेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आज आप लोग ऊपर और मैं नीचे। हाँ मैं यही देख रही हूँ ये क्या हो रहा है। हाँ ये काफी मजे की चेयर्स जो हैं वो बनाई हैं। या बट हर सोफा इज लिटिल लो। हाँ वो फिर अगर मैं सोफा भी हटा लेती तो सेट बिल्कुल खाली हो जाता। हाँ नहीं आप बैठे, वैसे भी काम तो हमने करना है। हमने पहले जब नया नया सेट लगा तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपने सेट के सोफे ना हटाएं, ये ना करें वो ना करें। फिर लोगों ने बोला हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा भाई, हमें जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे हमें वो मजा नहीं आता, हमें समझ नहीं आता। ये स्किल है ना, जाहिर सी बात है। जब तक आप हाथ से पकड़ के उस्ताद के सामने सीखते नहीं है या आंखों से देखते नहीं है विजुअली, तो काफी चीजें क्लियर नहीं होती। क्योंकि मैं अपना इंस्टा की वो मैसेजेस पढ़ती हूँ ना खुद, जो मुझे लोग करते हैं, तो उस पे जो है वो लिख रहे थे ये तो नहीं समझ आ रहा, बातें सिर्फ समझ नहीं आ रही, जब करके दिखाते हैं तो हम लर्न कर पाते हैं। तो मैंने कहा यार बस अब सेट देख लिया, सोफे देख लिए ना, चलो एक सोफा देखते हैं। हम बार स्टूल्स लगा के प्रॉपर्ली करेक्शन जो भी आप लोग दिखाते हैं, पता कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं यार हमने इतना सीखा है मेकअप का और ये सब चीज़ें हमने इतनी सीखी हैं। बिल्कुल, मुझे भी बहुत लोग मैसेजेस करते हैं यू नो वही कि जी आपके ट्यूटोरियल्स देख के निता के शो में हमने तो पूरा मेकअप। पता है क्या, देखो वो जो इंस्टा पे आ रहा होता है ना वो सारी रील्स जिसमें मेकअप दिखा रहे हैं, उसमें वो बोल नहीं रहे होते, फिर फिल्टर्स होते हैं। अब तुम लोग जब बता रहे हो तो तुम लोग बोलते हो, तुम लॉजिक समझाते हो, तुम चीज़ें बताते हो, सो बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन्स दूर होती हैं। और निदा के माशाल्लाह से सवालात भी ऐसे ऐसे होते हैं ना कि वो कोई लाइक इफ देयर इज एनी टॉपिक यू मेक श्योर कि कोई चीज़ मैं ऐसी ना छोड़ूं कि जो मेरी आवाम को जो है ना वो प्रॉब्लम हो बाद में। हाँ सो शी आल्सो एज अ होस्ट, पता है एज अ होस्ट इज आल्सो। लेकिन थैंक्स कि आप लोगों के से जो सवाल करती हूँ ना वो मुझे बहुत अच्छे से समझा दे। तो देखो हर मेकअप आर्टिस्ट बहुत है जो बहुत अच्छा मेकअप भी करते हैं, लेकिन हर किसी को ना पढ़ाना या समझाना बताना टीचिंग स्किल्स अलग होता नहीं है। टीचिंग स्किल्स अलग होते हैं। अ गुड मेकअप आर्टिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट्री को सिखाना इज अ डिफरेंट आर्ट। हाँ एग्जैक्टली। सो हमारे पास जो ख़वातीन हैं आज, वो उनकी खुशी में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि दाग लग गया, वो सफ़ेद कपड़े पे दाग लग गया, इतनी खुश थी वो लोग, रंग में भंग डल गया और उन्हें पता बाद में चला जब तस्वीरें आई, वीडियोस आई। सो आइए वेलकम करते हैं, हमारी सायरा हैं और लाइबा हैं, दोनों आ जाएं, सायरा और लाइबा, और इन लोगों के पास आ जाएं और फिर हम आपकी दास्तान सुनते हैं। माइक लगे हुए हैं ना आपको? चलो किससे शुरू करें पहले? अस्सलाम वालेकुम। हाँ सायरा कौन सी है, लाइबा कौन सी है?
लाइबा हूँ। तुम लाइबा हो, तुम सायरा हो। तो सायरा तुमसे शुरू करते। क्या हुआ, किस खुशी में थी आप और क्या हुआ? मेरी कज़न की शादी थी। हाँ। तो शादी में तो ठीक थी, जब तस्वीर वगैरह ली उसमें देखा ना पिक्चर्स में तो बहुत ब्लैक आ रही थी, कर्ल्स भी खुल गए थे। ब्लैक आ रही थी या ग्रे? स्किन ग्रे बहुत थी मेरी। अच्छा। तो बेस नहीं अच्छा था। बेस नहीं। और तुम कहीं किसी सैलून से तैयार हुई थी? हाँ जी। और तस्वीर इधर दिखाओ, लाइयो। ये तस्वीर है, ये 2 तस्वीरें आ रही हैं मेरे पास तो, एक फ्रंट एक साइड। अच्छा, ये किसी के साथ है ये? अच्छा ओके, ये वाली तस्वीर देखिए भाई बीनिश, देखें ज़रा, ये इनकी शादी की तस्वीर है और अच्छी तो लग रही है, बाल वाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कर्ल्स खुल गए थे मेरे। अच्छा, कर्ल्स खुल, यार कर्ल्स खुले हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि टाइट कर्ल्स थोड़ी अच्छे लगते हैं। मगर दोबारा दिखाएं प्लीज़। क्या बीनिश इनकी बेस में प्रॉब्लम है, तुम्हें लग रहा है? देखो, मैं ओवरऑल चीज़ों को देख के चलूंगी। मुझे लगता है आप कि वैसे सॉरी, ये बेज वाली है ना आप? हाँ। अच्छा, हाँ, यही जो कपड़े मेकअप करके सब हर कोई एक जैसा क्यों लगने लगता है नातिया? हाँ, मैं वही सोचूं, मैं पहले समझी कि एक फ्रंट एक साइड प्रोफाइल है, वो मैंने शादी कहा की नहीं, कपड़े पिक्चर अलग है। नहीं, शादी की पिक्चर है ना इनकी। हाँ। अच्छा, हाँ बीनिश बताओ क्या कह रही हो तुम? हाँ, सो आई थिंक इनका बहुत ज़्यादा ओवर हाइलाइटर भी लगा हुआ है और बेस भी बहुत थिक है। थिक था जी। हालांकि इनकी स्किन कितनी प्यारी है। अगर आप अभी देखें तो इनकी स्किन बहुत अच्छी है। पता नहीं होता ना, कुर्सी पे बैठ के अक्सर जो है ना वो बैठने वाला भी ये गलतियां करता है, मुझे ये लगा दें, मुझे वो लगा दें, ये भी होता है। ऐसा किया था क्या? नहीं, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा मुझे आप अच्छे से तैयार कर दें, बस। कोई डिमांड नहीं थी, गोरा होना नहीं, चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पक्की बात है। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है बेस देख के कि कौन सा इन पर शेड लगाया है जिसकी वजह से ये ग्रे हुई हैं? शेड का तो खैर मुझे इतना तस्वीर में नहीं समझ आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि इतनी थिक लेयर लगाई है कि ये अपनी एज से बड़ी लग रही है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आप तस्वीर में देखें तो एक आंटी लग रही है, जबकि सामने और अगर हम तस्वीर देखें ना, नॉट जस्ट हर, जो दूसरी बराबर वाली जो है ना, जो उनका जो कॉन्टोर हुआ है, ओहो, वही फुट रूलर वाला कॉन्टोर जो कि लाइन नजर आ रही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा प्रॉपर लाइन नजर आ रही है, ब्लेंडेड। इनका भी कॉन्टोर ऐसा ही है। आप देखें हाइलाइटर चीक एप्पल्स पे लगा हुआ है। अगर आप देखें एप्पल्स पे हाइलाइटर नहीं लगता, दीज आर कॉल्ड एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पे इनके हाइलाइटर लगा हुआ है, जबकि हाइलाइटर की ये जगह ही नहीं है। आप मुंह को और चौड़ा लगाएंगे अगर आप यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे, तो एक तो सबसे मेजर मिस्टेक ये है। ऊपर से जाहिर है कि शेड की मिस्टेक है, प्लस बेटा बालों में ये क्या किया है, पहले तो मुझे ये बताओ। ओवरऑल मैं तो एब निकालूंगी, ठीक है, सॉरी। ऊपर से अजीब ब्लीच की कुछ, जैसे नहीं किसी ने ऐसे बचा हुआ ब्लीच होता है जो मुंह पे किया होता है और फिर बचता है। आपने जब इसको डाई करवाया था तो क्या कहा था? हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो क्या ब्लीच किया हुआ? ये ब्लीच है। तो क्या किया है? पॉलर से ही करवाया था। नहीं, भाई तो की शादी, ये डाई भाई की शादी पे क्या कहा होगा? आप उनके सामने ये तो नहीं कहा होगा जो करना है कर दो। नहीं, पर बेटा ये तो सिर्फ इधर किया हुआ है, ये उतर गया, नीचे बाकी हो गया। हालांकि बहुत केयर करिए, जो मुझे पॉलर वाली ने कहा नहीं, उतरा होता तो ये बाल, इसके अंदर कोई ब्राउन शेड होता। आपने सिर्फ ऊपर कोई ऐसे नहीं होता जैसे ब्रश फेरा ये ना जी। एक मिनट, चुटकी से बाल खोलो, बाल निकालो। ये पता है मैं क्यों रजिस्टर कर रही हूँ, ये अच्छा, आप देखो, नहीं हुआ हुआ है, देखो जी, कुछ लटे हैं। नहीं, नीचे आ गया है ना भाई। 18 साल नहीं, पैसे बचाए, पार्लर वाली ने ऊपर कर दिया। नहीं, ये देखो, ये सारा बाल काला है, अंदर तो नहीं हुआ, ठीक है। ये पुरानी हाईलाइट, तुम्हें मोड़ना पड़ेगा इनको। हाँ, एक मिनट खड़ी हो जाओ, खड़ी होके पीछे, कुर्सी छोड़ ही नहीं रही हो भाई। ये पुरानी अंदर से, एक मिनट, ये पुरानी हाईलाइट्स हैं, ठीक है। ये बाल काला सफेद आपको दिख रहा होगा पीछे, ठीक है। अब टर्न हो आप, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर किसी ने ब्रश करके, फ्रंट से दिखाओ। बीनिश, कैमरा उधर है, तुम्हें क्या हो गया? बहुत दिनों बाद आई हो। ये जो है ना, ये सिर्फ ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्लीच के ब्रशेस और स्ट्रोक्स मारे गए हैं। हाँ, मैं बहुत ये पकड़ लेती हूँ। ये क्या खिचड़ी पकाई हुई? ये खिचड़ी ऐसे पकती है कि आप जाते हैं, आपके पास जाहिर है आपने क्या पैसे दिए थे। पहले तो ये बजट की कहानी होती है सारी, बैठ जाएं। पकड़ाई हो गई जी, बताएं। 12,000 रुपए दिए थे मैंने। 12,000 रुपए इस काम के लिए दिए थे? बेटा या तो फिर आपने मार्केटिंग चेक की कि 12,000 में बहुत अच्छे सैलॉन्स बहुत अच्छा कलर करके दे देते हैं, ठीक है। 12,000 रुपये में उसने पता है क्या किया है? उसने जो बचा कुचा ब्लीच होगा किसी दूसरे की हाइलाइट्स का, वो फ्रंट पे ऐसे स्ट्रोक्स मार के उसको दे दिए हैं। दैट्स इट।
क्या ये फॉइल वाला किया था? फॉइल वाला नहीं, वही सिर्फ ऊपर किया है, फिर सिर्फ ऊपर किया है। पैचेस हैं नहीं, पीछे भी थे पूरे। ना मैं आप लोग को एक आइडिया दूं, जब भी कोई सैलून में जाए आप जहाँ भी जाएं, आप जो करवाना चाहते हैं ना वो YouTube पे ना देख के जाएं प्रॉपरली, अच्छी जगह का कि ये होता कैसे है, ताकि आपको थोड़ा पता हो कि आपके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी कर देंगे और आप फिर नहीं, लेकिन फिर एक और वही जो इसने बात बोली ना, बजट वाली बात, वो YouTube पे देख के पता नहीं दिमाग में क्या होता है, लेकिन पैसे जो है ना वही चंद जो है ना वो उनके पास चिल्लड़ होते हैं। ये काम चिल्लड़ में नहीं होता। चैनल के थ्रू मैं एक बात क्लियरली, जितनी दुनिया सुन रही है ना, ये समझ ले कि अगर आप हेयर कलर कराने के ख्वाहिशमंद हैं, हाईलाइट कराने के ख्वाहिशमंद हैं, तो प्लीज़ आपको ये बात समझनी है कि ये एक लग्जरी ट्रीटमेंट है। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप कम पैसों में जाके करवा लेंगे। नंबर 1, हाँ कम पैसों में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वन कलर है या कोई बहुत कम वाली हाइलाइट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसका भी बजट इतना लो नहीं होता जितना लोग लेकर आते हैं। ठीक है, सो टेक्निकली लेकिन 12,000 इज़ अ गुड बजट। ठीक है, वहाँ पे कोई भी, अगर मैं समझती हूँ मीडियोकर सैलून होता, वो 12,000 15,000 में अच्छी लो लाइट्स हाइलाइट्स, कभी कभी डील्स भी लगती हैं अच्छे सैलून्स में, चेक कर लिया करो, करवा लिया करें। अगर तो आपको ये लगता है कि आपका बजट कम है तो बेस्ट पता क्या है, आप वेट करें अपने बेस्ट सैलून का डील्स लगने पे। साल में 1-2 दफ़ा वो ऐसी डील्स ज़रूर लगाते हैं कि जिसमें थोड़े बहुत लोगों का भला हो जाए। ठीक है, अग्री करोगी नादिया मेरी इस बात पे? ठीक है, वो कोई एक सीजन्स होते हैं और हाइलाइट्स ऐसी चीज़ है कि साल में एक दफ़ा भी करवा ली। एक बात बताऊं बीनिश, मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरफेयर करूंगी कि डील्स के इंतजार में ये सब चीजें कब करवाती हैं हमारे यहाँ की खवातीन, जब घर में कोई शादी होने वाली है, ईद आने वाला है, कोई इवेंट आने वाला है, अगर वो डील्स का इंतजार करेंगे, उनको इस वक्त चाहिए ये कि भाई घर में शादी है तो मुझे खानदान देखेगा, तो मुझे ये चाहिए। मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि पूरा साल आप अच्छे मेंटेन रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ शादी वाले दिन ही आप अच्छे लगें। वो अब हमारे यहाँ अकल चलाने वाली बात है ना कि आप अपनी 2-3 सैलून्स पे आप अच्छी नज़र रखें कि उनकी डील्स कब लगती हैं। आपने अगर 6 महीने पहले कहीं से हाईलाइट अच्छी डील में करा लिए, 6 महीने के बाद आप कहीं जाके ग्लॉसिंग भी करा लेंगे ना उस हाईलाइट पे, तो वो एक लुक बहुत प्यारा दे देगा। देखिए, आप वही बात है कि किफ़ायत शुआरी के साथ जो है ना, वो ज़रूरी ये नहीं होता कि आप जो है वो बहुत पैसे खर्च करें, आप कम पैसों में भी बहुत अच्छा लग सकते हैं। अच्छा, अब हम बेस की तरफ आ रहे हैं दोबारा, तुम प्लीज़ थोड़ा गाइडलाइंस देना कि जो इनकी कॉम्प्लेक्शन है बहुत फेयर भी नहीं है लेकिन सांवली भी नहीं है, गंदमी बीच की है कॉम्प्लेक्शन। तो तुम प्लीज़ ज़रा गाइडलाइंस देना कि ये ग्रे ना हो, और हमारा बहुत साइड पोज आ रहा है, तो पता है इनको इधर शिफ्ट होना होगा और बीनिश को उधर होना होगा। अच्छा, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, क्योंकि तुम बीनिश का जाहिर है हाथ सीधे हाथ से काम करेगी। हाँ, तो अब सही है, देखें। हाँ, अब हमारे कैमरामैन बताएंगे कि सही है कि नहीं। अब तो ठीक फ्रंट आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब तुम पहले देखो, आजकल इतना ज़रूर, जब तुम लोग शुरू के हमारे प्रोग्राम्स करते थे ना, तो डायरेक्ट तुम लोग बेस वगैरह पे बता रहे होते थे, जबकि तुम लोग प्रेप पहले भी करते थे, मगर अब जो है वो प्रेप तुम लोग सामने इसलिए कर रहे हो क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है स्किन को पहले तैयार करना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। हाँ, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो गया कि स्किन की प्रिपरेशन कितनी ज़रूरी होती है। लोग डायरेक्ट जो है वो बेस थोप देते हैं, उससे पैचेस भी पड़ जाते हैं, ड्राइनेस होती है, जो आपकी पिगमेंटेशन होती है वो सही से नहीं कवर होती है। तो कुछ एरियाज पे डार्क पैचेस आ रहे होते हैं, अंडर आईज पे, जहाँ पे भी आपकी पिगमेंटेशन है, बहुत दफ़ा माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होती है। 1-2 चीज़ें मुझे तुम लोगों से पूछनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी हाइलुरोनिक एसिड लगाया है, सीरम, ये आप मेकअप से पहले लगा सकते। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग मना करेंगे कि मेकअप से पहले स्किन पे ना लगाएं? जैसे रेटिनॉल लगाते हैं लोग, नहीं लगा सकते? I don't think so. अच्छा, सैलिसिलिक एसिड और अपना क्या होता है, नाइसिनामाइड वगैरह लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप विटामिन सी लगा सकते हैं, आप अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, ये इस किस्म की जो सीरम है ये आप लगा सकते हैं। रेटिनॉल भी आप लगा सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं रेटिनॉल, और आपको रैश कुछ और आपको पीलिंग वगैरह नहीं हो रही है तो आप रेटिनॉल भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं मेरे तुमसे पूछना चाहिए, तुम जो ये कंसीलर लगा रही हो, करेक्टर लगा रही हो, ये
ये थोड़ा सा डार्क है, शेप टेप का लगा रही हो, और ये कलर मीडियम, मीडियम। अच्छा, क्योंकि ये इनकी ना डिस्कलरेशन हल्की सी माउथ के अराउंड में हुई हुई थी। हाँ, तो तुम देखो ये कलर करेक्टर के तौर पे यूज करियो या कंसीलर ही है ये? आई थिंक बोथ, बिकॉज आई डोंट वांट टू, हर स्किन इज रियली नाइस, तो मुझे ना इनको बहुत ज़्यादा वो नहीं देना है, केकी लुक नहीं देना। अच्छा, ये दोनों पर्पस हमारे कर लेगा। ठीक है, ठीक है। हल्की सी तुमने येलोइश टोन रखी है, मतलब इनकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, है ना? तो तुमने पहले इनको पूरा कंसील किया जहाँ जहाँ तुम्हें लगा के डिस्कलरेशन है, वहाँ हल्का हल्का लगा के। अच्छा, कभी कभार ऐसा क्यों होता है जब आप पूरा बेस वगैरह आपने अच्छा किया हुआ है और आप हाइलाइटर मारते हैं तो आप फिर ग्रे लगने लगते हैं? अक्सर आपके हाइलाइटर की चॉइस गलत होगी। हाइलाइटर देखें, मैं आपको बताती हूँ, देयर आर सो मेनी शेड्स। जैसे आप एक हाइलाइटर पैलेट लेते हैं तो उसमें ना इतने सारे शेड्स हैं, जरा क्लोज पे जाइए प्लीज। हाँ जी, सॉरी, इसके पैन भी नजर आ रहा है। इसमें देखें आप, ये थोड़ा सा सिल्वरी है, ये थोड़ा सा पीची है, ये थोड़ा सा डस्की सा है, ठीक है, ये सिल्वर और डस्की के बीच का है। सो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अच्छा, हमारे फेसेस पे जो एशियन फेसेस हैं, कौन सा तुम कहती हो हाइलाइटर सूट करता है? ये तो दिखाओ जरा, क्लोज पे जाएं प्लीज, क्लोज पे। बेस्ट जो शेड्स है ना वो आपके पीची या शैम्पेन शेड्स जो होते हैं ना, पीच एंड शैम्पेन, हाँ, तो उसमें जो है वो बेस्ट रहेगा। जो सिल्वरी होते हैं ना, जो गलती करते हैं वो बताओ, जो हम गलत लगा लेते हैं, ये सफेद वाला सिल्वर लगाएंगे ना तो वो आप काले लगेंगे। उनको लगता है कि जो ग्लो आती है वो सिल्वर से आती है, लोगों को लगता है, तो उससे तो वो ग्रे हो जाता है। अनलेस यू आर फेयर। अगर आप जैसे अब हानिया आमिर है, ठीक है, जितनी वो फेयर है, वो कौन सा लगाएगी हाइलाइटर? मैं तो कहती हूँ वो भी डार्कर लगाएगी, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अगर उसने खुद गोरा है और फिर इतना गोरा हाइलाइटर लगा दिया तो उसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं आएगी कैमरे पे। अच्छा, अब किंजा हाशमी है जैसे, वो कौन सा, वो भी फेयर है? बट हानिया कैन अफोर्ड दिस, हानिया कैन अफोर्ड दिस, किंजा कैन अफोर्ड दीज टू मिक्स करके। और अगर कोई बहुत टैन है तो सिर्फ ये लगा। अच्छा, अब जैसे सबूर का कॉम्प्लेक्शन है, तो सबूर विल गो फॉर दिस, ठीक है। माहिरा खान क्या लगाएंगी? वो भी ये इन दोनों को मिक्स करके आप थोड़ा सी मिक्सिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लाइट इफेक्ट चाहिए तो, ठीक है। लेकिन अमूमन जो सिल्वरी वाइटिश किस्म के जो होते हैं ना हाइलाइटर्स, वो अगेन आपकी बेस का टोन जो है ना, वो आपका बेस के टोन को भी फर्क कर देते हैं। अच्छा, बीनेश मुझे प्लीज बता दो, क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, कि अब तुम क्या इनके बेस कौन सी लगा रही हो वो भी दिखा दो। बहुत पतली, ये बहुत पतली लिक्विड बेस है, कौन सी ब्रांड है ये? डियोर। मैंने ना इनका जो भी डिस्कलरेशन का मसला था वो हल कर दिया, तो अब सिर्फ एक पतली बेस जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर नहीं लगाया वहीं लगेगी, नथिंग मोर। अच्छा, ये लिक्विड बेस के बाद भी तुम कॉम्पैक्ट लगाओगी ऊपर? ट्रांसलूसेंट बिल्कुल। कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा, वरना वो कॉम्पैक्ट उसको थिक कर देगा। जो मुझे तुम दिखा सकती हो तुम क्या लगाओगे, क्योंकि ब्रेक के दौरान फिर तुम ये चीज़ कंप्लीट करोगी तो तुम दिखा सकते हो। तुमने कहा डियोर की तुम बेस लगा रही हो, जो पतली बेस है बिल्कुल, ये बेनियन का लूज पाउडर है। लूज पाउडर है, ये भी बिल्कुल पतला ही, सिर्फ बिल्कुल ब्लॉक कर देगा बेस को। ये ऐसे, हाँ सही है। अच्छा, अगर कुछ लोग कहें कि हम खाली लिक्विड बेस लगाएं, उसके ऊपर पाउडर ना लगाएं, तो क्या नुकसान हो सकता है? मुझे नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका बेस लॉक नहीं होगा। यू हैव टू लॉक योर बेस, वेदर यू पुटिंग लिक्विड, स्टिक, व्हाटएवर। आपको एक ट्रांसलूसेंट हल्का सा बड़े ब्रश से भी लगा लेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, गर्मी, सर्दी, पसीना, कोई स्किन रिएक्शन कुछ भी हो, अगर कोई किसी का हाथ लग गया तो वो उसका उतरना बहुत इजी है, यू नो। किसी किसी की स्किन पे तो बैठ जाता है बगैर पाउडर, लेकिन वो बहुत रेयरली कोई संभाल ले तो संभाल ले, अदरवाइज पाउडर इज कंपल्सरी, जरूरी। हाँ। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देखें हम आपकी खुशी को गमी में बदलने से या एम्बैरेसमेंट में बदलने से बचा रहे हैं आज के शो के जरिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम जो है आपको ये दिखाना चाहते हैं कि गलत बेस लगी तो आपकी खुशी वहीं बर्बाद हुई। मैं अब आपको दिखाऊंगी, बीनिश ने बेस जो लगाई है इनकी स्किन के हिसाब से,
इनकी एज के हिसाब से, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क नज़र आएगा कि यही वो चेहरा है, इसी पे हाइलाइटर भी लगा हुआ है, कॉन्टूर भी हुई है, मेकअप भी हुआ है, जबकि अभी इन्होंने सारा फोकस बेस पे किया है। आई मेकअप वगैरह पे तो अभी खेली ही नहीं है विनेश इतना, मगर उसके बावजूद भी अभी चुटकी वाले बाल खोल के ज़रा दिखाएं और आप फिर खुद देखेंगे कि इनकी उम्र जो है जितनी वो लग रही थी शादी में उससे आधी उम्र की। बाल खोल तो जिस तरह भी हैं इसके अभी थोड़े, वो आप देखो देख मेजर मसला जो है ना वो बाल का भी है। बाल भी आपको एज देते हैं अगर आपने हद से ज़्यादा लाइट कर लिए हैं या बेतुके रंग किए हुए। थोड़ा सा उस तरफ देखो, उस तरफ कैमरे की तरफ। बाल तो कैमरा सामने, बाल नहीं हुए। आंखें तो खोलो बहन, कैमरा सामने। हाँ, और अब आप ज़रा पुरानी तस्वीर दिखाएं। यही वो प्यारी सी शक्ल है जो अब देखें आप, बेस की गड़बड़ की वजह से वो क्या लग रही थी। खुद देखो तुम अपने बहुत आप। आंटी लुक आ रहा है। हाँ, मतलब जो चबी फेस वाले हैं वो ब्लेस्ड हैं, यकीन मानो। जो चबी फेस वाले मैं कहती हूँ वो ब्लेस्ड हैं। और कितनी ग्लोइंग स्किन लग रही है, कितनी ज़्यादा वन टोन है। हाँ, वन टोन है, ना ग्रे हुई है ना कुछ। सो आप भी ऐसे लग सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। बेसिकली जो मेजर मसला होता है ना जो ग्रे कर देता है बेस, वो ये होता है कि अगर आपको देखें, मैंने भी इनको लाइट किया है, मैंने इनको डार्क मेकअप नहीं किया है, स्किन टोन ठीक है, गोरा ही दिखाया है, मगर हमने जो नीचे एज कलर करेक्टर और कंसीलर जो कलर यूज़ किया था वो मीडियम था। तो हमेशा जब आपको लाइटर टोन पे जाना है तो आप पहले एक पतली बेस जो है ना वो डार्कर या मीडियम टोन की ज़रूर बनाएं, उसके ऊपर अपना जो है ना वो लाइट वाला लिक्विड यूज़ करें, ताकि जो है ना वो नीचे से आपकी डिस्कलरेशन जो भी आप सफ़ेद रंग लगा रहे हैं उसको ग्रे ना करें। अच्छा, तुमने जो मुझे समझ आया एज अ व्यूअर, तुमने जो इनके डार्क हिस्से थे, तुमने वो जो मीडियम वाला शेड है वो सिर्फ तुमने उधर लगाया, पूरे फेस पे नहीं लगाया। हाँ, जैसे मैं एक पैलेट में ज़्यादा समझ आ जाता है। हाँ। जैसे ये जो टोन है आप इससे कलर करेक्टिंग कर लें और इन टोन्स में से जो भी आपको बेस लगाना है आप लगा लें। ठीक है, ये वाली टोन आपकी नीचे से जहाँ जहाँ आपकी डिस्कलरेशन हुई हुई है, यूजुअली लोगों की अराउंड द माउथ हुई हुई होती है, नाक के कॉर्नर्स में हुई हुई होती है, फोरहेड अक्सर डार्क होता है, अंडर आइज होती हैं, तो ये सब जो है वो आपने इस मीडियम टोन से, चाहे वो फिर लिक्विड फॉर्म में हो, कंसीलर फॉर्म में हो, स्टिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अच्छा, कलर ये होना एक और चीज़ बताओ, जैसे किसी की ड्राई स्किन है तो तुम कहोगी कि वो ये इस फॉर्म में हो, स्टिक फॉर्म में हो। स्टिक फॉर्म अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो तुम क्या प्रेफर करोगी? तो फिर ये बिल्कुल सही है, लिक्विड फॉर्म में। सही है, क्योंकि ये भी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। शेप टेप की जो फॉर्मुलेशन देखें, कंसीलर भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फॉर्मुलेशन पे होते हैं। अगर आप नार्स या बॉबी ब्राउन का उठाएंगे वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड होता है। शेप टेप वाहिद ऐसा कंसीलर है जो कि उसके अंदर हल्की सी ड्राइनेस पाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी पिगमेंट जब लग जाती है तो उसको थोड़ा सा छुटाना भी मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं कॉस्मेटिक की, तो वो जो दुकानदार हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि ये ड्राई स्किन के लिए है या ये ऑयली स्किन के लिए। वो आम दुकानदार होते हैं, आप जहाँ भी जाएंगे बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होती है। सो आप क्यों ना अपनी रिसर्च करके जाएं यूट्यूब के जरिए, कहीं कि भाई ये वाली जो ब्रांड है, महंगे हो चुके हैं निदा कि मेकअप के प्रोडक्ट्स, अगर आप दो चीज़ें कंसीलर और बेस भी आप उठा रहे हैं तो इट्स लाइक यू नो अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट ले लिया, वो पड़ा रह गया, तो वो पैसे आपके कचरे में ही गए। तो आप उसमें रिव्यूज़ भी आए हुए होते हैं कि दिस इज़ वेरी ड्राई, दिस इज़ वेरी ऑयली, वो सारा पढ़ के रिव्यूज़ भी जा सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि फिर आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप क्या लें, आपकी स्किन अगर ड्राई है तो क्या। हर किसी के पास बीनेश और नादिया तो नहीं होंगे ना बताने के लिए, या तो अगर आप नादिया का ब्रांड जरूर मौजूद है। हमारे नादिया के ब्रांड के लिए भी तो पता लगेगा ना। हमारे पेजेस हैं, फॉलो करें, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम दोनों के पेजेस हैं जहाँ पे हम चलते फिरते टिप्स शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब हम अगले उस पर चलते हैं। आपके सामने बैठी हुई हैं मुकद्दस, तुम्हारी क्या गड़बड़ हुई शादी में या क्या, तो दिखाओ ज़रा, शेयर करो हमसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं शादी में गई, मेरी बहन की शादी थी। तुम्हारी बहन की थी? मेरी बहन की शादी थी। जोड़ा भी तुम वही पहन के आई हो, बहन वाला? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पर मैंने पार्लर वाले को बोला था मेरा फेस ना स्लिम्स कर देगा, क्योंकि मेरा फेस गोल है, बड़ा भी है।
तो उन्होंने कंट्रोल इतना ज़्यादा करा था कि बाजें नज़र आ रही थी। अच्छा, मैं इससे पहले मेकअप पे जाऊँ, जब तुमने बहन की शादी पे कपड़े पहने ना, तो या तो तुम जो अंदर तुमने लाइनिंग रखी हुई है ना आस्तीनों में, बहुत सारे लोग स्लीवलेस शमीज़ नहीं पहनते, तो या तो तुम पूरी रखा करो या आधी ना रखा करो। ये मैं सबको बताती हूँ, सारे डिज़ाइनर जब भी आते हैं वो कहते हैं कि अब थोड़ी बहुत हल्की सी डिज़ाइनर मैं भी हूँ कहीं कोने से, लेकिन तो ये वाली जो ये आधी वाली आस्तीन है ये नहीं करना चाहिए। या तो अगर आपको लगता है आपके हाथ मोटे हैं और आप स्लीवलेस शमीज़ नहीं पहन सकते तो आप पूरी रखो, इससे बेहतर, ठीक है ना, लाइनिंग, वरना ना रखो। क्योंकि अमूमन फिर जो हाफ अंदर से जो ये शमीज़ की जो आस्तीन बना देते हैं ना, बिल्कुल हाफ स्लीव, ये क्योंकि ज़ाहिर तस्वीरों में जो है वो नेट तो नज़र आनी नहीं होती है, ये यहाँ की इतनी आस्तीन नज़र आ रही होती है और ये एक्चुअली इतनी बुरी लगती है। हाँ। क्योंकि लगता है कि आपने इतना शॉर्ट स्लीव जो है वो कोई कमीज़ पहनी हुई है, जो कि आजकल के ज़माने का फैशन नहीं है। भाई तो मैं जिस शादी में गई हूँ इस सीज़न, मैंने ये गलतियाँ करते हुए देखा है औरतों, और ये नहीं कि मासिस की एलीट क्लास की भी औरतें जो थी वो इसी तरह थी, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो अंडर आर्म्स नहीं और स्लीवलेस नहीं पहन सकती। हाँ। तो भाई ना पहनो, कोई नहीं कह रहा, फुल कर लो आप। हाँ। लाइनिंग फुल कर लो। वो कहती है कि मोटे हाथ लगेंगे, या तो फिर आप नेट की आस्तीनें बनवाओ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई और सिल्क की या कोई और कपड़े की आस्तीनें अपनी बनवा लो। नेट की आप भले नेट का कपड़ा ही रखो, फुल करें या फुल करो, लेकिन जितनी आपकी नेट है ना उतनी रखो। बिल्कुल, जितनी शिफॉन है उतनी रखो। अगर वो 3/4 तो 3/4 रखो, फुल है तो फुल रखो, वरना वो बहुत बुरा लगेगा। अजीब नहीं, मैं कह रही हूँ आस्तीन या तो फुल या 3/4 हो, लेकिन ये हाफ स्लीव, ये इसको क्या कैप स्लीव भी नहीं है, ये अजीब कैप स्लीव है। जितनी आपकी, अगर आपकी नेट 3/4 है तो 3/4 रखो, अगर आपकी नेट फुल है वो ना करो बिल्कुल। हाँ, उसको बीच में से ना तोड़ें प्लीज, बुरा लगे खुदारा प्लीज। हाँ। बीच में से ना अच्छा तोड़ें। अब हम चलते हैं आपकी मेकअप की तरफ, तस्वीरें शेयर करें प्लीज जी। अच्छा अच्छा भैया, अब आप देखो क्या फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। आपकी क्या प्रॉब्लम थी जो आप खुद कह रही हैं? कॉन्टोर आपकी जो है वो बहुत ही वैसे हाँ डार्क जो है वो इनकी कॉन्टोर हो गई। सब मेकअप भी बहुत सफेद है और कॉन्टोर डार्क है तो भी, और बाल भी बहुत ही चपटे से हो गए है ना, मतलब कि बहुत ही कहाँ से खुद तैयार हुई थी आप? तो सैलून वाले बाल बनाना भूल गए थे। मेरा तो दिल करता है सारे सैलून वालों को ना फ्री की क्लास। ये तो बाल तुमने अभी भी बनाए हुए, इसमें क्या फर्क है? वैसे ही करके आई थी ना तक। अच्छा भाई नादिया बताओ, अब तुम क्या लोगों को समझाओगी? अगर हम अच्छा देखिए बेस पे तो बात कर ली उसने। हाँ, तस्वीर अगर हम देखते हैं ना, जो तस्वीर के अंदर जो कॉन्टोर आ रहा है ना, वो कॉन्टोर बिल्कुल अनब्लेंडेड है, ठीक है, और कॉन्टोर बिल्कुल एक ही पक्की लाइन जो है ना वो पूरी थ्रू आउट कानों से लेकर जो है ना वो लिप्स तक जो है वो एक ही पक्की लाइन आ रही है, ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से नहीं आपका कॉन्टोर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टोर जो है वो आपका अच्छा, बड़ा... इससे पहले कि तुम कॉन्टोर के बताओ क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बीने से सवाल किया था कि कौन से कॉन्टोर क्या होते हैं। देखो हमारे पास, अगर हम मार्केट में जाएं तो हमारे पास स्टिक कॉन्टोर्स भी होते हैं, हमारे पास लिक्विड कॉन्टोर्स भी होते हैं, हमारे पास पाउडर कॉन्टोर्स भी होते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा कॉन्टोर उनके लिए बना है, बेस से पहले, बेस के बाद, कब क्या कैसे लगाना चाहिए। अच्छा, अब जो ये आपके अलग अलग जो हैं फॉर्मुलेशंस, ठीक है ना, चाहे अब जैसे कि ये मेरी ब्रांड का जो है ये स्टिक फाउंडेशन है, बस तीनों है क्या? हाँ, तीनों है, ठीक है ना। सो स्टिक फाउंडेशन भी है, फिर अगेन ये जो है ये आप स्टिक कॉन्टोर, कॉन्टोर स्टिक कॉन्टोर, ठीक है ना। मैं कलर भी दिखा देती हूँ, ये कॉन्टोर अलग अलग कलर्स होंगे ना, ठीक है। सो दिस इज द खाली एक ही है तुम्हारे पास कलर ब्रांड में या और भी? नहीं, और भी हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ कलर्स, अप्रॉक्सीमेटली कोई 4-5 कलर्स हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ये जो है ये आपका स्टिक कॉन्टोर है, जो कि अगेन क्या नंबर है इसका? दिस इज 11 एंड क्रीम कॉन्टोर के मतलब क्रीम स्टिक इज यू नो ऑलमोस्ट द सेम थिंग, उनकी फॉर्मुलेशन जो है वो आपकी सेम है, ठीक है ना। और ये जो है जो कि दूसरा वाला है, ये जो मेरा कॉन्टोर किट है, दिस इज़ द पाउडर कॉन्टोर किट, ठीक है ना। और जो आपके क्रीमी कॉन्टोर्स हैं
वो आपके जैसे कि डार्क फाउंडेशंस होते हैं या फिर जो आपके थोड़े से बिल्कुल डार्कर टोन पे हैं, वो इस वक्त मेरे पास है नहीं। लेकिन यही जो डार्क कलर्स होते हैं ये आपके जब अगर क्रीम के फॉर्मुलेशंस में होंगे तो वो क्रीमी कॉन्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? हाँ, क्या क्रीमी इस्तेमाल करें, लिक्विड इस्तेमाल करें या स्टिक इस्तेमाल करें या पाउडर? वो मैं यही कह रही हूँ, अभी वही समझा रही हूँ मैं। बेसिकली आपकी जो फॉर्मुलेशन है ना वो आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, टेक्निक पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे स्टिक कॉन्टोर करनी है हमने, हाँ, तो कौन से कॉन्टोर जो है वो हम अंडर पेंटिंग उसको बोलते हैं। अंडर पेंटिंग टेक्निक होती है कि आपने कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन आपने पहले कर लिया, ठीक है। पहले कब? मतलब कि बेस लगाने से पहले? हाँ, फाउंडेशन से पहले जो है वो अगर आप कॉन्टोर और जो अपने बेयर फेस पे हमने हाँ, जो क्रीम्स वगैरह लगाने के बाद अपने फेस को स्किन प्रेप करने के बाद अंडर पेंटिंग कहते हैं उसको। अंडर पेंटिंग बोलते हैं कि वो आपने सारी चीजें जो है ना, जो आपने कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन इवन कंसीलर वो आपने कर लिया अपने फाउंडेशन से पहले, ठीक है ना। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसको टच अप पाउडर से नहीं करेंगे बाद में, जब आप बेस लगाने के बाद, क्योंकि आपने बेस लगाने के बाद आपने कॉम्पैक्ट किया है या ट्रांसलूसेंट लगाया, जो भी आपने पाउडर किया, जाहिर है वो जो आपने नीचे से जो अंडर पेंटिंग की टेक्निक से किया था वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको हल्का सा रीटच करना पड़ता है पाउडर के साथ। ये अंडर पेंटिंग जो तुम बता रही हो टेक्निक करने से फायदा क्या होता है? थोड़ी सी नेचुरल, ज्यादा नेचुरल लुक आती है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपरा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। जैसे इन्होंने इतना ज्यादा थोपा हुआ है पाउडर, वो नहीं थोपना पड़ता। नहीं, वो नहीं थोपना पड़ता, और ना जो है वो इतना ज्यादा हैवी लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है। आपकी लगता है कि सब चीज स्किन में ब्लेंड हो चुकी है। तो वो जो टेक्निक है वो आपकी होती है अंडर पेंटिंग टेक्निक से, जो कि आप कर सकते हैं ओनली विद क्रीम कॉन्टोर, जैसे कि ये स्टिक है, या तो जो आपका जो लिक्विड कॉन्टोर्स होते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। पाउडर के साथ आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अंडर पेंटिंग होती है, क्योंकि पाउडर के ऊपर अगर आपने लिक्विड लगाया तो जाहिर है वो सारा कुछ जो है ना अजीब एक मक सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने फाउंडेशन कर लिया है तो फाउंडेशन पाउडर से सेट करने से पहले अगर आपने फाउंडेशन कर लिया है उसके ऊपर भी आप क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है उसको पाउडर से सेट करें और उसके बाद आप पाउडर कॉन्टोर भी जैसे कर सकते मैं हूँ आजकल सर्दियों में, मैं जो स्टिक कॉन्टोर है पहले बेस लगवाती हूँ, उसके बाद थोड़ा ये वाला कॉन्टोर करती हूँ, स्टिक वाला, उसको ब्लेंड करके फिर पाउडर लगाती हूँ। बिल्कुल। तो और फिर पाउडर वाला कॉन्टोर भी हल्का सा डालती हूँ ताकि नेचुरल। तो लेकिन वही है, या तो आप पहले भी कर सकते हैं, उसको अंडर पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आप फाउंडेशन के बाद कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सी टेक्निक है। आपने जो स्टिक या क्रीम कॉन्टोर होता है वो आपने किया, उसको फिर आपने ब्लेंड किया, पाउडर लगाया। इसके ऊपर ये स्टिक कॉन्टोर वाली टेक्निक हमें बता सकती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। ताकि ये जो इसको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि मेरा बहुत पाउडरी वो है, तो मैं साफ करना पड़ेगा क्या? मुंह पे पाउडर लगा हुआ है, ऑलरेडी हल्का सा बेस इनका लगा हुआ है, बहुत ज्यादा बेस नहीं लगा हुआ है। सो इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली इनके चेहरे के मुताबिक जो है, ये बताऊंगी इनका गोल चेहरा है, इनका बड़ा क्यूट सा गोल चेहरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप अपनी फीचर्स को इतना ज़्यादा बदल नहीं सकते कि आप ऑल ऑफ अ सडन जो है ना कि चुस्से हुए आम आप नहीं लग सकते हैं। जो आपके फीचर्स हैं वो आपके फीचर्स रहेंगे, ठीक है ना। शी इज़ राइट, क्योंकि देखें जब लोग हमारे पास मेकअप पे इस चेयर पे बैठते हैं तो जब उनकी ये डिमांड्स होती हैं कि मेरा चेहरा पतला दिखा दें या मेरी नाक पतली दिखा दें, तो उनको लग रहा होता है जैसे हम सर्जन्स हैं। नहीं भाई, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं। हम टू एन एक्सटेंड आपके चेहरे को पतला दिखा सकते हैं, आपकी नाक को पतला दिखा सकते हैं। वी आर नॉट सर्जन। अच्छा, अब सॉरी मैं तुम्हें काटूंगी विनीश, ये जो तुम लाइंस बना रही हो इसको ब्लेंड करने का तरीका भी हमें सिखाओ प्लीज। हाँ, तो ब्लेंड तो ये ब्लेंडर से होगा ना, क्योंकि जाहिर है ब्लेंडर क्या दिखाओ जरा। अच्छा, किस किस चीज से ब्लेंड हो सकता है? एक तो ब्रश से हो सकता है या ब्यूटी ब्लेंडर से भी? ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी अभी जो है वो फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लग चुका है। अगर मैं बहुत ज्यादा ब्रश के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी उतर जाएगी, तो बेस जो है वो थोड़ी सी उनकी पैची हो जाएगी। तो अभी जो है वो मैं इनको ब्लेंडर के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है ना।
तो इसको बड़े नेचुरल तरीके से ब्लेंड करना है। अच्छा, ब्लेंड करने का भी जो कॉन्टोर को अगर आपको ब्लेंड करना है ना, तो आपको अपवर्ड ब्लेंड करना है। अपवर्ड, ठीक है ना, आपको फॉरवर्ड ब्लेंड नहीं करना है, अपवर्ड ब्लेंड करना है, ताकि वो ब्लेंड ऊपर की तरफ हो और नेचुरल लगे। ठीक है, अच्छा। सो इस तरीके से जो है वो मैं अपवर्ड ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक और है। हल्का हल्का सा जो है वो उसको नीचे लेके आ रही हूँ, लेकिन अपवर्ड ब्लेंडिंग मेरी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर अगेन डैबिंग मोशंस के साथ मैं इसको खींच नहीं रही हूँ, ना मैं इसको रगड़ रही हूँ। डैबिंग मोशंस के साथ जो है वो मैं इनकी जो मैंने जॉ लाइन की जो कॉन्टोरिंग की है वो मैं उसको डैबिंग मोशंस के साथ अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि ये कि वो बिल्कुल जो है वो सीमलेस हो जाए। तो ये जो है ये बड़ा जो ब्लेंडिंग है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ब्लेंडिंग किए बगैर जो हैं वो आपकी जो लाइंस है ना वो इतनी बुरी लगती हैं। जो इनकी भी जो कॉन्टोर था, जो इनकी बराबर की जो दोस्त थी खड़ी हुई, उनका भी कॉन्टोर बहुत ही बुरा ब्लेंडेड था। अच्छा तो नादिया, जैसे अब ये हमने ब्लेंड कर लिया, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, इससे पहले आपसे पूछना चाहूँगी ताकि मैं टेक्निक दिखा के जाऊँ। अब जो है प्लीज़ पाउडर लगा के तुम वो दिखा दो कि हम जब इस पर ऊपर कॉन्टोर लगाएंगे तो क्या वो किस तरह लगेगी और कितना कॉन्टोर लेना होगा। जब तुम ये ब्लेंड कर लो, थोड़ा सा बस हमें 1 मिनट और चाहिए होगा। अच्छा, ताकि हम ये कॉन्टोर वाली कहानी तो पूरी दिखा देना कि किस तरह करना है। जैसे मैं कॉम्पैक्ट लगाए बगैर स्टिक लगाती हूँ तो मैं फिंगर्स यूज़ करती हूँ। फिंगर्स से आपकी खुद की फिंगर से इतना अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, लेकिन इन्होंने क्योंकि पाउडर लगाया हुआ है तो वो फिंगर से नहीं। मैं भी जो ना वो इनको हल्का पाउडर लगाऊंगी। ठीक है ना, जस्ट थोड़ा सा जस्ट, हाँ, मतलब कि हल्का सा ब्रश के साथ जो है वो मैं इनको हल्का हल्का सा करीब जाए ना आप लोग, दूर क्यों जा रहे हैं, अभी तो दिखाई वही रही हूँ। हाँ, जरा सा आपने लॉक किया, वो जहाँ से उसको लॉक किया, हाँ, और अब कॉन्टोर दिखाओ। वो हल्का सा जो ये जो शेड्स है ना, थोड़े से जो लाइटर शेड्स है, नॉट अच्छा, शेड भी एक नहीं लगाना, मिक्स करके लगाना है आपको। मिक्स करके लगा सकते हैं, बिल्कुल। मतलब ये डार्क शेड्स मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़े से लाइटर टोन्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको भी जो है वो कान की तरफ से शुरू करना है। ठीक है, और इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है। ठीक है ना, ज्यादा थोड़ा डार्क कान की करीब होना चाहिए और आगे आते आते थोड़ा लाइट हो जाए। ये टेक्निक है। और इनकी गलती ये थी कि इन्होंने क्या किया था, वो एक ही फुट्टा मारा हुआ था, एक ही डार्क का। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इसको जो है वो ब्लश ऑन के ब्रश के साथ हल्का सा इसको ब्लेंड करना ज़रूरी है, ताकि आपकी सारी चीज़ें इकट्ठे ब्लेंड हो जाएं। ठीक है ना, लाइनें ना आए बीच में ना, लाइनें ना आए। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो नादिया 1 सेकंड छोड़ोगी, इनका क्लोज लें और थोड़ा सा दूर जाएं और दिखाएं कि क्या इनका चेहरा कॉन्टोर लग रहा है। पहले के मुकाबले में आप खुद टीवी पे देख सकते हैं कि कॉन्टोर यहाँ पे भी हुई है, मगर वो फुट्टे नहीं खींचे हुए। अब वो इतना जैसे उन्होंने सही कहा, वो सर्जन नहीं है कि वो मुंह इतना स्क्वीज कर देंगे, वो देखने वालों को बुरा लगेगा, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना। मतलब कि जो इनकी इतनी जो ये डार्क कॉन्टोर, अब तुम इसी तरह जिस तरह तुमने साइड पोस्ट तस्वीर में तुम्हारा उस तरह साइड पोस्ट करो, इनके ऊपर कट करें जरा। अब आप देखें इनकी कॉन्टूर हुई हुई है, उधर और मुंह कर लो और देख लो उधर, ये देखो अब इनकी कॉन्टूर हुई हुई है, लेकिन वो फुट्टे नहीं खींचे हुए जो उस तस्वीर में खींचे हुए। तो इनकी तस्वीर कहीं से भी ले लें भाई, सबको पता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बबली फेस है, तो वो बबली फेस बुरा नहीं लगेगा बेस लगने के बाद इस कॉन्टूर के। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए चलते हैं, लोगों के रंग में भंग डालने से पहले ज़रा उनकी खुशियों में और खुशियाँ ऐड करें। तो जी मेरे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? माइक लगा है ना तुम्हें? जी लगा। हाँ, मेरे साथ ये होता है, मैंने उनको बोलता है स्मोकी आईज मेकअप करेगा, बट उन्होंने मेरी आईब्रो इतनी डार्क कर दी। मैंने उनको बोलता था लिपस्टिक भी मेरी थोड़ी न्यूड करेगा, बट उन्होंने बिल्कुल अजीब ही लुक दे दिया था। मैंने सबको कहा था कि मैं स्मोकी मेकअप करवाऊंगी, मेरी फर्स्ट ट्राई थी, बट फर्स्ट ट्राई में इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा कि नेक्स्ट टाइम दिल नहीं किया कि मैं स्मोकी मेकअप। अच्छा, तो तुमने पहली दफ़ा तुमने सोचा था स्मोकी करवाने का? पहली बार। कभी पहले नहीं करवाया? मैंने पहले ट्राई नहीं किया था। बस ये भी ख्वाहिशात होती है लोगों की ना। जी, तो तस्वीर ज़रा शेयर करें, देखें हम स्मोकी मेकअप आए। ये कहाँ से स्मोकी है?
ये तो सही कह रही हो, सिर्फ आईब्रोज पे मैं आपसे कह रही हूँ स्मोक सिर्फ वहीं पे है। ये तो बिल्कुल न्यूड मेकअप है, बिल्कुल नो मेकअप लुक टाइप है। लाइनर, विंग लाइनर लगा हुआ है विंग बस। लाइनर। हाँ। सो मतलब लोगों को, कुछ सैलून्स वालों को ये भी नहीं पता कि विंग लाइनर क्या है, स्मोकी क्या बेसिकली है। पता है क्या होता है निदा, स्मोकी जाहिर है कि डार्क शेड्स से करते हैं, तो हर मेकअप आर्टिस्ट इतना एक्सपर्ट नहीं होता टू हैंडल द डार्क शेड्स, तो वो कभी कभी क्लाइंट्स को टाल मटोल करके स्मोकी से हटा के लाइटर शेड्स ऑफ मेकअप पे ले आते हैं। अच्छा, कुछ चेहरे होंगे ना ऐसे बीने जिस पे स्मोकी सूट करेगा और जिस पे नहीं करेगा, कुछ आंखें होंगी ना ऐसी? बिल्कुल, जो आंखें थोड़ा सा अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं उनके ऊपर स्मोकी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो और अंदर धस जाती हैं। पर जो थोड़ी सी बड़ी आंखें हैं, जो खुली खुली आंखें हैं, उनके ऊपर स्मोकी अच्छा लगता है। तो एंड इट ऑल डिपेंड्स। आजकल स्मोकी बहुत अलग अलग तरीके से भी हो रहा है, सिर्फ काला स्मोकी नहीं होता। स्मोकी के साथ आप कलर्स ऐड कर सकते हैं, बीच में शिमर्स दे सकते हैं। कुछ लोग हल्का सा ग्लिटर्स भी लगाते हैं, प्रेस ग्लिटर्स आ रहे हैं वो भी लगते हैं। कुछ लोग ब्राउन स्मोकी करते हैं, कुछ लोग ऑलिव ब्राउन स्मोकी करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अटायर क्या है, आपके आई शेप क्या है, आपका लुक किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। अब जैसे यंग बच्चियां हैं, अगर वो स्मोकी करना चाहती हैं, क्योंकि देखो स्मोकी आपकी एज बड़ी दिखाएगा, क्योंकि आप उसमें कलर्स ऐड कर रहे हैं, ब्राउन कलर ऐड कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्लैम लुक। देखें, व्हेन यू से कि आपको, मुझे तो जो समझ आता है कि जब मेरे क्लाइंट अगर कुर्सी पे बैठ के मुझे कहता है कि मुझे स्मोकी चाहिए, दैट मीन्स कि मैं ये रीड कर लेती हूँ कि मेरे क्लाइंट को ग्लैम लुक चाहिए। ठीक है। अब ग्लैम में अगर बेशक उसको नहीं पता कि स्मोकी में कितनी वेरिएशंस हैं, लेकिन एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे पता है। लेट्स सपोज अगर उसकी आईलिड जो है वो छोटी है, जो स्पेस है वो उसका छोटा है, तो मैं उन्हें क्या करती हूँ कि लाइनर लगा के हल्का सा ब्राउन से स्मच करके स्मोक्ड आउट लुक दे देती हूँ। अगर उनका थोड़ा सा बेहतर है, बीच का स्पेस है कि लाइक मीडियम स्पेस है, तो फिर ब्राउन स्मोकी बहुत प्यारा लगता है। और अगर बहुत खुली आंखें तो फिर तो काला भी बहुत प्यारा लगता है। और उसको एम्बेलिशमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपके कपड़े में सिल्वर है, गोल्ड है, कभी कभी आप ब्लू उठा सकते हैं, हल्का सा शिमरी ग्रीन उठा सकते हैं। तो कोई भी कपड़े में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा स्मोकी के साथ ऐड ऑन कर लें तो वो और प्यारा लगेगा, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। शुरुआत करो, बताओ कि कैसे अगर इसकी ख्वाहिश पूरी हो, जैसे ये यंग है और यंग बच्ची को स्मोकी मेकअप चाहिए, तो हम उसे आंटी वाला स्मोकी मेकअप नहीं कर सकते ना। तो स्मोकी के लिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। एक तो ये एक्वा लाइनर, इसके बगैर आप स्मोकी अचीव नहीं कर सकते। इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा आई शैडो जिसमें ब्राउन के मैट कलर्स मौजूद हों, शिमर्स ना हो, क्योंकि उसकी जो ब्लेंडिंग होती है, जो आप उसको ब्लैक और ब्राउन की जो ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए आपको मैट कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, शिमरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2-3 चीज़, ये मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ कि जिनको अगर रट्टाफिकेशन से भी जाके बाजार से चीज़ें खरीदनी है कि स्मोकी आई मेकअप के लिए क्या सामान चाहिए, तो वो ये देख सकते हैं। एक्वा का लाइनर है, मैट ब्राउन आई शैडो की कोई किट है जिसमें मैट ब्राउन आई शैडोज़ हैं, और उसके अलावा जो है वो ब्रशेस में आपके पास ये 2-3 ब्रशेस हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं। एक ये लंबा वाला बफ ब्रश, सही है ब्लेंडिंग के लिए, और एक ये छोटा वाला बफ ब्रश, 2। बाकी तो एक मोटा लाइनर जो हम लगाएंगे वो लाइनर का ब्रश होता है। ब्लेंडिंग ब्रशेस बहुत अच्छे होने चाहिए। ये 2 ब्रशेस अगर आपके पास होंगे तो आप स्मोकी बहुत ईजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ब्रश कौन सा, अगर हम दो नहीं खरीदने के हमारी हैसियत, तो हम ये बड़ा वाला। ठीक है। ये उसी का छोटा फॉर्म है, ये एजेस पे प्रिसिशंस के लिए काम आता है। अच्छा, कि जरा बाहर ना निकले, क्योंकि ये खुला एक तो खुले हाथ से मेकअप होगा इसमें, क्योंकि ब्लेंडिंग हमेशा खुले हाथ से होती है। बहुत लोग और थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर आपने पहले फाउंडेशन कर लिया है ना, तो इतना खुले हाथ से आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसको क्लीन करना मुश्किल। अच्छा, मज़े की बात ये कि आई विल स्टार्ट विद दैट कि आप जो है वो समझ रहे होंगे कि स्मोकी है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, ब्लैक कलर को पहले उठाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप बहुत डार्कर टोन ले लोगे ना एकदम से, तो आप उसको जब ब्लेंड करने बैठोगे तो वो आपसे कभी कभी डिसबैलेंस हो जाएगा, फैल जाएगा, गिर जाएगा, आप उसको सही से ब्लेंड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू स्टार्ट विद अ लाइट ब्राउन।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब पुराना थोड़ा सा ज़माना था, कुछ साल पहले तक उल्टा शुरू होता था, पहले ब्लैक लगाते थे, फिर उसको स्मच करके ब्राउन करते थे। उसी ज़माने ने तो ये सिखाया ना कि हर किसी का काम नहीं है ना डार्क ब्लैक आई शेडो को काबू कर लेना। क्योंकि वो बह जाएगा, फैलेगा, उसके डस्ट पार्टिकल्स कभी कभी आंखों के नीचे अगर बेस लगा हुआ है तो गिरते हैं तो फिर वो पूरा मुंह ग्रे कर देता है। अब टेक्निक उल्टी हो गई है, लाइटर से डार्क की तरफ जाए। जितना आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट से खुद अपनी गलती को सीखते हैं ना। तो आप लाइटर टोन से स्टार्ट करेंगे, लाइट ब्राउन, फिर आप उसको मीडियम ब्राउन में लेके जाएंगे, फिर आप डार्क ब्राउन में आएंगे और सबसे आखिर में आप ब्लैक लगाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये एक नई बात है जो हमने सीखी आज। मैं इन 2 ब्राउन कलर्स को मिक्स करके ट्रांजिशन कर रही हूँ। इनका आई मेकअप ऑलरेडी हुआ है, थोड़ा सा लाइनर स्मच करके, पर इट्स ओके, उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये लिया और हमने यहाँ से ये जो आंखों की जो हड्डी है डेप्थ दे रही हो, तो वो लाइटर कलर से तुम डेप्थ दे रही हो। फिर आहिस्ते आहिस्ते अब मैं चॉकलेट ब्राउन पे आ गई। ठीक है, ओके, लाइट के बाद अब तुमने डार्क उसी जगह दिया। हाँ, उसी जगह। अच्छा, क्योंकि देखें स्मोकी में सारी गेम ही ब्लेंडिंग की है। इफ़ योर आई मेकअप इज़ नॉट प्रॉपरली ब्लेंडेड, वो अजीब लगना शुरू हो जाता है। ओके, थोड़ा सा तुम्हें जब तुमने हाथ यहाँ रखा हुआ है ना, हाँ, ताकि हमारे कैमरे पे नज़र आए। सही है, ओके, ठीक है। ये अभी तुम ब्राउन के शेड से ही खेल रही हो, लाइटर से डार्कर की तरफ जा रही हो। ठीक है, और ये अभी तुम हड्डी पे ही खेल रही हो, है ना? जो हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं छोटा वाला ब्रश लूँगी, अगर नहीं है तो आप बड़े से ज़रा एहतियात से आ सकते हैं। और डार्क ब्राउन शेड उठाया है, ये वाला थोड़ा सा अंदर का। हाँ, दिखाओ कौन सा वाला शेड उठाया है? ये वाला, थोड़ा सा डार्क। ठीक है, ठीक है। और आपने कॉर्नर्स से शुरू किया। ओके, और अगेन ऊपर तक ले गए। अच्छा, ऊपर तक ले गए, क्या आँख के कॉर्नर तक भी लाना है बीच के? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आई शेप। अगर आपका आई शेप बहुत बड़ा है तो आप जितना अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका आई शेप मीडियम है या स्मॉल है तो आप प्लीज़ अंदर तक ना जाएं, आप आधे रास्ते में उसको रोक लें। आधिया, यानी इधर तक। ज़रा क्लोज जाएं प्लीज़। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये तुमने अब ये तुम दो डार्क ब्राउन यूज़ करी हो या ब्लैक यूज़ करी हो? डार्क ब्राउन है। डार्क ब्राउन। देखो ऑलरेडी जो है वो। अच्छा, फिर तुम्हारा हाथ का शेड आ रहा है दूसरे वाले जहाँ से तुमने पैलेट पकड़ा है। ये हाँ, बस ये सही है, ताकि हम देख सकें। अब आप देखें, आँख खोलो, हल्का सा स्मोकी लुक ऑलरेडी आ चुका। ओके, ठीक है। अब मैं उठाऊंगी अपना ब्लैक और उसको ये देखो कितनी जल्दी हो रहा है ये। हाँ, क्योंकि टाइम भी नहीं लग रहा। इजी कर दिया ना। हाँ। अब आपने ये एक्वा का जो वाटर वाला जो केक लाइनर होता है वो लिया और कोई भी मीडियम साइज ब्रश उठा लिया। बहुत पतला उठाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ब्लेंड ही करना है। ब्लेंड ही करना है। और पानी भी बहुत कितना लगाना है ये भी बता दो भाई। हाँ। क्योंकि पानी इतना लगाने से ऐसा ज़्यादा वो, देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ये आपके ब्रश से बहे नहीं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके काबू में नहीं आ रहा है ये, तो आप इसके अंदर हल्का सा ब्लैक जो पाउडर वाला आई शेडो है वो भी मिक्स कर सकते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी का होल्ड बन जाए। ठीक है। और आपने बीच से शुरू करना है। ये यहाँ से आपने शुरू किया और इसको थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर लेके गए। उसी ब्रश से तुम कह रही हो ब्लेंड। हाँ। और फिर दोबारा से जो है वो ये ब्राउन वाला आई शेडो मैंने अपने हाथ में रखना है और इसको मैं साथ साथ ब्लेंड करती जाऊंगी। ये ब्लैक गाढ़ा होता जाएगा। और ये तुम ब्लैक बहुत ऊपर तक फैला भी नहीं रही हो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जितना ऊपर तक जाएंगे वो अजीब ऐनक वाला जिन टाइप कोई सीन बन जाएगा। किसी की आंखों में ऐसे हुआ होता है स्मोकी मेकअप पे, जैसे लगता है मुक्का मारे किसी ने, नील पड़ गया है। तो ये एक समझदारी है कि तुम लाइट से डार्क की तरफ आई हो और वो फिर ब्लेंडेड लग रहा है। वरना हम अक्सर जब डार्क कलर को ऊपर तक ब्लेंड करके ले जाते थे तो हम अपने आँख की हड्डी से ऊपर ले जाते थे, वो बहुत गंदा लगता था। अभी कंट्रोल्ड है। और ये नई टेक्निक है क्योंकि कुछ साल पहले उल्टा गेम चलते थे सारे लोग। हम लोगों ने भी जब स्मोकी सीखा था तो हम उल्टा खेलते थे। अब ऐसे ऐसे तुम लोगों ने आके बताया कि भाई
लाइट से डार्क की तरफ जाओ। अब आप ऊपर वाला जैसे आपने थोड़ा सा इसको जो ब्लैक को फैलाया है उसको ब्राउन से स्मच कर दें। खोलें। सही है बिल्कुल। और अब तुम लैश वगैरह जो भी लगाना है, अब आप इसको जो है वो एक ही आंख को कर दो ना, ताकि वो हाँ मैं कर देती हूँ। ऊपर देखो बेटा, थोड़ा सा एजेस को क्लीन करना होगा आपको पतले वाले लाइनर ब्रश से। ये देखें। ओके। ताकि आंख का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ओके। और फिर इसको अब देखो, जैसे बहुत सारी बच्चियां हैं वो नहीं लैशेस हैंडल कर पाती, हाँ, तो ज़रूरी है, मुझे लगता है स्मोकी में तो लैशेस की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक्चुअली मैं आपको एक राज बताती हूँ। खोलें आँख। देखें अब यहाँ से ना आँख थोड़ी सी एलोंगेट भी हो गई, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी डार्क कलर का आई शेडो लगा रहे हैं, इट कुड बी ब्राउन, इट कुड बी पर्पल, डार्कर, तो आपको बहुत हैवी लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी लैशेस अच्छी हैं आप मस्करा करके चला लें, बिकॉज वो बिला वजह का एक वज़न पड़ा रहता है और वो एक्चुअली पीछे लाइट एरिया नहीं है ना, तो आपकी लैश इतनी दिख नहीं रही होती। मैक्स ये कर सकते हैं कि एजेस पे थोड़ा सा लगा लें आप, जो इंडिविजुअल लैशेस आती हैं इस तरह की ना। अच्छा, इनकी जो लैशेस है ना वो थोड़ी सी डाउनवर्ड हैं, खोल के मुझे दिखाओ, यहीं खोल से के। नजर आ रहा है, तो इनकी लैशेस को कर्ल करना बहुत जरूरी है। पहले ये देखें, ये इंडिविजुअल लैशेस आती हैं। ये इतनी इजी नहीं होती लगाना, आई एम श्योर, लेकिन जिनको शौक होता है मेकअप का, जाहिर है वो प्रैक्टिस करके नॉर्मल लैशेस भी लगाना सीख लेते हैं, तो ये भी सीख ही लेंगे। इनको आप प्लकर के थ्रू लगा सकते हैं 1 या 2 एजेस पे, तो क्या होता है थोड़ी सी आंख और बड़ी लगती है, बट पूरी लैशेस डार्क आई शेडोज पे इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब हम मस्कारे के बाद प्लीज़ हमें न्यूड लिपस्टिक भी सिखा दो कि स्मोकी मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे लोगों को नहीं लगानी आती। हमारे लोगों को एक्चुअली न्यूड शेड चूज़ करना ही नहीं आता। हाँ, बेसिकली हर इंसान के लिए जो है वो एक अलग किस्म का न्यूड शेड होता है, उसकी अंडरटोन्स के हिसाब से। अक्सर आप लोगों को देखेंगी कि वो बहुत पेल पिंक लगा के बैठे होते हैं, काले लग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूडिश ब्राउन लगा लेते हैं, काले लगने लग जाते हैं। कभी जो है वो बहुत गोरा इंसान होता है लेकिन इतना पेल वो लगाया हुआ होता है कि वो उनका खुद का भी येलो अंडरटोन होता है, लिपस्टिक की वजह से वो और पेल लग रहे होते हैं, वार्मथ नहीं आ रही होती। बेसिकली अगर आप अनाड़ी हैं या आपको वाकईतन कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहे आपने जितनी भी रिसर्च कर लिया है, तो बेस्ट है कि थोड़ा सा आप नीचे डार्क लिप टिंट लगा लें। टिंट्स आते हैं ना जो आजकल, वो टिंट्स लगा लें, उसके बाद आप अपना जो भी न्यूड कलर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वार्मथ आ जाती है आपके लिप्स में। मैंने इंस्टा पे देखा था कि आपको अपने लिए न्यूड कलर खरीदना है तो कैसे करें, तो वो ये जो आपकी फिंगर के ऊपर ब्लड रोकें थोड़ा सा, वो और आपको जो भी शेड नजर आएगा, वो जिसकी भी कॉम्प्लेक्शन है जिस तरह की, आप वो न्यूड, जैसे लाइक मेरा जो शेड आ रहा है वो हल्का सा बॉम्बशेल से मिलता है, हाँ, जो हुदा की लिपस्टिक है, ठीक है। सो जब भी मैं बॉम्बशेल लगाती हूँ लिपस्टिक तो वो मेरे सूट करती है। हाँ, सो इट ऑल डिपेंड्स, यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड ट्राई एंड सी कि क्या है क्या नहीं है। मैं इनके ऊपर जो है न्यूड शेड्स में भी ना देयर आर मेनी टोन्स, ठीक है ना, पिंकी न्यूड्स होते हैं, ब्राउन न्यूड्स होते हैं, पीची न्यूड्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो टोन्स जो है ना वो आपको सबसे पहले तो टोन सेलेक्ट करना जरूरी है कि आप कौन सी टोन में जाना चाह रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल नादिया, मैंने अपने ऊपर, मेरा फेस भरा हुआ फेस है, अब अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्राउनिश टोन्स में जाती हूँ ना तो मेरा फेस और भरा हुआ लगता है, क्योंकि चीक्स हैवी हैं मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है जो गोल मुंह वाले हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन जो आपका स्किन का कलर है उससे मिलता जुलता न्यूड लगाते हैं तो आपका फेस और चबी लगता है, क्योंकि उसमें कंट्रास्ट नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना, तो कंट्रास्ट लेना जरूरी है। इसीलिए मैंने करके मुझे अंदाजा हुआ एज मतलब लाइक व्यूअर, तुम लोगों को देख देख के मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे हल्का सा अगर मैं थोड़ा सा पिंकिश न्यूड लगाऊं तो मेरा इतना अच्छा, हमारी जो स्किन टोन है ना, जो हम लोगों की जो एशियन पाकिस्तानी स्किन टोन है, उसके ऊपर ब्राउन न्यूड नहीं सूट करता है अमूमन। हमारे ऊपर यूजुअली पिंकी न्यूड सूट करता है या पीची न्यूड सूट करता है। पीची न्यूड भी जो है वो उसके कलर्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टू लाइटर पीच की तरफ चले जाएंगे तो वो नहीं सूट करेगा, आपको थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा आपको डार्कर पीच। मुझे थोड़ी सी टेक्निक्स चाहिए इससे पहले कि मैं जाऊँ अपने उस पर
ब्रेक पर, तुमने कहा कि मैंने पहले इनके टिंट लगाई है। नहीं, इनकी टिंट लगी हुई थी। मैं एक टिप दे रही थी हाँ। कि अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा सा नीचे टिंट जो है ना वो वार्मथ दे देता है। टिंट जो रेडिश टिंट है वो आपको रेड है, पिंक है, जो भी है, हाँ। उससे क्या होता है कि अगर आपने बहुत पेल खरीद भी लिया है न्यूड तो अब उसको इस्तेमाल तो करना है ना। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा जब टिंट दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो न्यूड के नीचे वार्मथ आ जाती है। बहुत अच्छा आइडिया तुमने दिया, ये बहुत अच्छा आइडिया। जब भी या मैं तो आप डार्कर लिप पेंसिल लेके आप थोड़ा सा अपनी, क्योंकि लिप शेप जब आपको देनी होती है तो वही जो कलर है हल्का हल्का सा आप अपने लिप्स के ऊपर स्प्रेड कर लें और उसके ऊपर आप कलर लगा लें। अच्छा, तो तुमने थोड़ा, मैंने तुम्हारी ऑब्जर्व करी, तुमने लिप्स को थोड़ा सा न्यूड कलर से बड़ा भी किया है। क्योंकि देखें लाइट कलर में आप यू कैन स्टिल डू अ लिटिल बिट आउटलाइन जो थोड़ी सी आपकी ऊपर जा सकती है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है तो एकदम से नज़र आता है कि आपने बढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा, ज़रा अब एक आंख जिस पे मेकअप नहीं हुआ वो बंद करके कैमरे में देखो। नहीं, वो हाथ से बंद करो, हाथ से। बाबली, अब इतना भी स्क्वीज नहीं करो आंख को। हाँ, आंखें खोल लो, नीचे देखो प्यारी बहन, उधर देखो, उधर आंखें खोलो तो सही। आंखें मेकअप करने के बाद और लिपस्टिक लगाने के बाद लड़कियां जो है वो स्टिफ हो जाती हैं। क्यों? नॉर्मल रखो, नॉर्मल रखो। हाँ। चलो, अब आंख बंद रखोगी मतलब कैसे दिखाऊं मैं तुम्हारा मेकअप? हाँ, ये और अब हाँ, खोलो इसको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, इसको एक कर्लर की जरूरत है, लैश कलर की। तुमने सही कहा, इसकी जो आंखें की पलखें हैं उसकी बुनत जो है वो डाउनवर्ड, हालांकि लंबी है। इसको आए कर्लर की जरूरत थी, वो हम कर देंगे बहुत ज्यादा। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जिनकी खुशियों में रंग में भंग डला वो आज बता रहे हैं बेचारे क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। मगर आपकी खुशी ख़राब ना हो, रंग में भंग ना हो, तो हम इसीलिए आपको पहले से अवेयर कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। अभी हमने स्मोकी मेकअप का दिखाया था, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सना। 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 सना, तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? मेरे भाई की शादी थी तो मैंने उनको कहा था कि मेरे ना ग्लिटरी मेकअप कर दे, ग्लिटरी आइज बना देना। हाँ। तो उन्होंने इतना कर दिया कि वो मेरे आई से गिर रहा था मेकअप और लिप्स पर ग्लोस इतनी ज़्यादा लगा दी थी उन्होंने। तो सब मुझे पूरा मुंह पे गिरा हुआ था, पलकों पे भी गिरा हुआ है। और शिमरी कहाँ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शिमरी बहुत ही मोटा गंदा सा ग्लिटर। देखो ग्लिटर में ना क्वालिटी होती है, ये बहुत गंदा मोटा वाला ग्लिटर है, वो आंखों के लिए नहीं होता है। अच्छा, तुम लोग मुझे बता सकते हो शिमरी, ग्लिटरी, मोटा ग्लिटर, ये क्या थोड़ा डिफरेंस दिखा सकते हो प्लीज चीजों की? अच्छा देखो, लोगों को पता तो आए कि लोगों को नाम भी नहीं पता होता, पार्लर में जाके कहते हैं हमें वो शिमरी कर दो, उनको ग्लिटरी चाहिए होता है, कहते हैं शिमरी कर दो। हाँ। तो वो उसकी डिफरेंसेस बताओ पहले तो। देखो ये जो है ना, ये बेसिकली ये मेरा हाइलाइटर है, ठीक है। ये जो हाइलाइटर है ना ये है शिमर, ठीक है, ये शिमर है, ठीक है। अब आप शिमर को अगर लगाते हैं ना ऐसे हाथ पे तो ये जो है ये शिमर है, ठीक है ना। तो ये शिमर है, इसको शिमरी मेकअप कहेंगे। ये जब आंख पे लगेगा तो ये शिमरी मेकअप शिमर देगा। बस मतलब शिमर जो है वो आपके ग्लिटर से फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका शिमर है, ठीक है। जो ये हैं ये दोनों जो है ना बेसिकली ये हैं ग्लिटर्स। ला मैं पकड़ लेती हूँ, तुम क्योंकि तुम स्वॉच उसका दिखाओगी ना। तो ये जो है ये प्रेस्ड ग्लिटर है, ठीक है ना। अब ये जो ग्लिटर है ये बिल्कुल फाइन ग्लिटर है, ठीक है ना। तो अब अगर ये मैं लगाऊंगी ना तो ये ग्लिटर है, ठीक है, ये फाइन ग्लिटर है। तो अच्छा, ये ग्लिटर कहलाएगा। बिल्कुल बारीक बारीक दाने हैं इसके। हाँ, बारीक दाने हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये जो है ये आपका शिमर है, और ये जो है ये आपका ग्लिटर है, ठीक है ना। ठीक है। ये प्रेस्ड ग्लिटर है, और वो जो है ना ये वाला ये है आपका लूज ग्लिटर, ठीक है। जो लूज ग्लिटर होता है ढक्कन में है ना गिरा, हाँ हाथ में लग गया मेरे, हाँ फिर मुंह पे आएगा। अच्छा, ये जो लूज ग्लिटर है ना ये अगर आप लगाएंगे, ये वाला जो लूज ग्लिटर होता है ना ये आपको लगाना होता है सीलर के साथ, ठीक है ना। अब ये जो सीलर है ये 2 किस्म के हैं, अगेन मेरी ब्रांड के हैं ये। तो ये लिक्विड सीलर है और ये एक जेल टाइप सीलर है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या ब्रश इसमें डुबोते हैं या ये आंख पे लगता है? हाँ, ये आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं अगर आपने ग्लिटर के अंदर। हाँ नहीं, ग्लिटर के अंदर नहीं, मतलब अलग से आपने ड्रॉप लेके ग्लिटर लेके उसको मिक्स किया और उसके बाद उसको आप हाँ उसके साथ, मतलब सारा मेकअप करने के बाद आखिर में जब आप ग्लिटर लगाएंगे तो इसके साथ मिक्स करके आप चिपकाएंगे बकायदा ग्लिटर, ताकि वो मुंह पे
ना गिरे। एग्जैक्टली। अगर आपको थोड़ी ज्यादा हाईलाइटेड ग्लिटर चाहिए ना, मतलब बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है जो ग्लिटर है, अगर मैं उसको वैसे ही लगाऊंगी ना, ठीक है ना, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे लेती हूँ, तो इसको ऐसे लगाएंगे ना, अगर हम, तुम दिखाओगी कैसे? ये देखें ना, अगर इसको, हाँ, ये जो है ना, जो ग्लिटर है, ये वाला जो ग्लिटर है, अब इसको क्योंकि ये पाउडर है ना, पाउडर जो है वो उसको मैंने बगैर सीलर के लगाया ना, तो ये जो उतर गया, ये उतर गया है, ठीक है ना, डस्ट ऑफ हो गया है, फैल रहा है, नहीं चिपका ही नहीं है ना, क्योंकि विदाउट सीलर जो है वो तो नहीं लगेगा तो ना, लॉट ये ऑफ पाउडर टाइम्स है। आई थिंक वो जो उनकी तस्वीर में वो यही है कि उन्होंने जो भी ग्लिटर लगाया होगा उसको सील नहीं किया होगा, तो उनके लैशेस पे गिर रहा होगा। हाँ, अब ये अगर लैशेस पे भी गिरता है, अगर मुंह पे भी इसको गिरता अब है। देखें, अब मैंने इसके पहले सीलर लगाया, ठीक है ना, सीलर लगाने के बाद इसके ऊपर अगर मैं लगाऊंगी ना, ये मुझे मेरी हेल्प चाहिए, सीलर लगाया, सीलर के बाद सीलर के बाद अगर मैं इसके ऊपर जो है वो ये लूज ग्लिटर लगाऊंगी, ठीक है ना, एक्सेस मैंने उसको कर दिया, अब जो है ये चिपक गया है, ठीक है ना, अब ये चिपक गया है। तो ये सीलर के, तो ये जो ग्लिटर्स होते हैं उसको लगाने का जो तरीका होता है वो फिर बड़ा आपका ज़रूरी होता है। इनके आइज़ के ऊपर जो हैं, अगर इनको ग्लिटर अगर इनको लगाना है, अब मैं कोई भी जो हूँ वो प्रेस ग्लिटर भी लगा सकती हूँ, जो कि एक आंख पे अगर मैं प्रेस ग्लिटर लगाती हूँ तो हम प्रेस ग्लिटर लगा लेते हैं एक आंख पे, ठीक है ना, तो एक आंख पे इनको मैं प्रेस ग्लिटर अगर लगाती हूँ तो प्रेस ग्लिटर के साथ मुझे सीलर की नीड नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली प्रेस ग्लिटर फिंगर के साथ इसलिए लगाना आसान है क्योंकि जो ग्लिटर वाली जो चीज़ होती है ना वो डिमांड करती है कि थोड़ा सा इसको प्रेस करना ज़रूरी होता है, वो ब्रश के साथ, प्रेस ग्लिटर ब्रश के साथ लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है इसको चिपकाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फिंगर के साथ एरियाज भी बताओ ना, जैसे ग्लिटर तुम लगा रही हो, तुम खाली अंदर अंदर लगा रही हो आंखों की हड्डी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो हूँ वो अभी जाहिर है इनकी पूरा आई मेकअप तो हमने किया नहीं है, ठीक है ना, इनके कॉर्नर्स वॉर्नर्स नहीं बने हुए, मैं सिर्फ डायरेक्ट ग्लिटर लगा रही हूँ। और देखो सेंटर ऑफ आई में लग रहा है, कॉर्नर्स पे भी तुम नहीं लगा रही क्योंकि कॉर्नर्स तो तुम दूसरे वाले कलर से दोगी ना, मैट कलर से। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी इनकी आईज की शेप बनाने के लिए मुझे जो है वो इनकी अभी शेप नहीं बनाई हुई है, मैं सिर्फ ग्लिटर इनका लगाने का। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुमसे करना चाहती हूँ, जैसे अभी तो जाहिर है हम टाइम कम है तो हम नहीं पूरा दिखा सकते, जो मैट कलर है वो ग्लिटर लगाने से पहले लगाना चाहिए या पहले ग्लिटर लगाओगी नहीं, और फिर मैट कलर? पहले मैट आप करेंगे और उसके बाद आप ग्लिटर लगाएंगे, यानी कि पहले पूरी आंखों का मेकअप जो करना है वो कर लिया, जो आई कॉन्टोरिंग हमने करनी है ना वो पहले हम करके उसके बाद हम ग्लिटर लगाएंगे। तो अब ये जैसे कि प्रेस ग्लिटर मैंने लगाया, अब ये प्रेस ग्लिटर लग चुका है इनकी आंखों। अच्छा, अब लाइनर का भी पूछूंगी। नहीं, मैं अब आपको तरीका बताऊंगी ऑफ द लूज ग्लिटर, ठीक है ना। लूज ग्लिटर में जो है वो अब मैं ये ले रही हूँ जो सीलर है या जो ग्लू है, ठीक है ना, ये ग्लू लेके एक फ्लैट ब्रश के साथ ग्लू लेके मैंने जो है वो पहले इनकी आईज़ को के ऊपर जो है वो मैंने जहाँ मुझे ग्लिटर लगाना है वो मैं उस एरिया को जो हूँ वो वहाँ पे ये इनका ग्लू लगा दूँगी या जो सीलर है, ठीक है ना। जो लिक्विड सीलर है वो अभी मैंने नहीं लगाया है, लिक्विड सीलर डायरेक्ट आंख पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो है ये जेल बेस्ड मैं लगा रही हूँ, जो कि आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, आप उसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अब जो है वो मैं एक काइंड ऑफ लाइक जो ये राउंड ब्रश है, ठीक है ना, मैं ज़रा थोड़ा सा ये जो ग्लिटर है वो मैं इसको ले रही हूँ ढक्कन के अंदर, ठीक है। और जो ये राउंड थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है, इसके साथ में ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्लिटर लिया, ठीक है ना, ये ब्रश के ऊपर चिपक जाएगा। अब इसको मैं प्रेस करूँगी ऑन टू दैट सीलर या जो मेरा जो लिक्विड जो मेरा जेल जो ग्लू है, ठीक है ना। अब जो है ये इस तरीके से ये ग्लिटर जो है वो अब चिपक गया है, ठीक है ना। अब ये जो ग्लिटर है ये हटेगा नहीं। और अब जो झड़ा है वो पहले से ही आप साफ कर लेंगी? हाँ, जाहिर है जो झड़ना है उसको जो है वो मैं हल्का सा ये ब्रश जो नॉर्मल सा जो ब्रश होता है, खाली जो ब्रश है उसके साथ लेके अगर एक्सेस भी मुझे जो है वो उसको हटाना है वो एक्सेस को मैं हटा दूंगी, ठीक है ना।
तो इस तरीके से जो है ये आपकी जो ग्लिटर है वो आपका इस तरीके से अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तुमने कहा कि जो भी सारी इसकी कॉन्टोर आंख की करनी है या जो भी कलर मैट लगाने हैं वो पहले लगाएं और उसके बाद ग्लिटर वगैरह लगा दें। लाइनर कब लगाना है? लाइनर अब लगाना है। अच्छा, ग्लिटर लगाने के बाद अब लाइनर लेना है। अगर आप पहले भी लाइनर लगाते हैं ना, जब आप ग्लिटर लगाएंगे तो वो ग्लिटर से जाहिर है आपका लाइनर भी कवर हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मैं कभी कर रही होती हूँ ना अपना ग्लिटर वाला मेकअप, तो मेरा कभी कभार लाइनर जो है वो ग्लिटर के ऊपर लग ही नहीं रहा होता, पता नहीं क्यों, क्या वजह है? क्योंकि ज़ाहिर ग्लिटर थोड़ा सा मोटा होता है तो आपको लाइनर जो है वो आपको थोड़ा सा डबल कोटिंग उसकी करनी जरूरी है। कंसिस्टेंसी जो पतला लाइनर है उसकी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तभी जो, और एक्वा लाइनर जो ये केक लाइनर है, एक्वा लाइनर, हाँ एक्वा लाइनर में या तो आप एक्वा लाइनर अगर लगाते हैं तो उसको सीलर के साथ लगाएं, पानी के साथ लगाएंगे तो इतनी आसानी से नहीं लगेगा। ठीक है। जो यही जो सीलर होता है, जैसे कि ये जो लिक्विड सीलर है, इसको अगर आप लाइनर में लगाते हैं, जो आपका एक्वा लाइनर या जेल लाइनर होता है वो आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, स्टे करती है, मैट हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। पेन लाइनर्स भी तो आते हैं। पेन लाइनर एग्जैक्टली जो वो लग सकते हैं इस पे बिल्कुल ऑफ कोर्स। पेन लाइनर जो है वो अगर मैं उनको लगाती हूँ पेन लाइनर, तो पेन लाइनर जो है वो जरा मैं जल्दी से ढूंढ लूँ पेन लाइनर। तब तक आई जस्ट ऐड दिस टिप दैट ये जो दो तरीके के इन्होंने ग्लिटर्स दिखाए हैं, उसमें जो पहला वाला इन्होंने दिखाया था प्रेस वाला ग्लिटर, वो मोस्टली फॉर द बिगनर्स है, जो लोग घर में अचीव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप खुद नहीं करने आता, तो उनके लिए इजी होता है कि वो प्रेस ग्लिटर्स लगा लें। और ये जो दूसरी वाली टेक्निक नादिया ने बताई है वो मोस्टली उन लोगों के लिए कि जिनको थोड़ा सा उबूर हासिल है मेकअप करने पे और वो 2-3 प्रोडक्ट्स को साथ में लेके चल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ग्लिटर को और सीलर को, तो वो उनके लिए है। तो जो लोग बिगनर्स हैं वो प्रेस ग्लिटर पे ही रहें। हाँ, मैं जो अच्छा, अब तुम क्या कर रही हो, दिखाओ जरा। मैं पेन लाइनर के साथ लगा रही हूँ इनको। अब देखिए जो पेन लाइनर है ये मोटे ग्लिटर पे भी जो है वो लग गया है, ठीक है ना, जो मेरा, और ये वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ है बिल्कुल। तो अब ये जो मैंने इनको जो लूज ग्लिटर लगाया था उसके ऊपर ये पेन लाइनर लग गया है, ठीक है। और यही जो लाइनर है वो मैं ज़ाहिर प्रेस ग्लिटर पे भी लगा सकती हूँ, और जो जेल फॉर्म के जो ग्लिटर्स हैं, जैसे कि ये वाले जो ग्लिटर्स होते हैं जो आपके जेल फॉर्म के होते हैं, ठीक है ना, ये जो जैसे कि ये वाले ग्लिटर्स होते हैं, सॉरी लाइनर्स, इसको लगाना होता है ये सीलर के साथ, ठीक है, बिकॉज ये जेल बेस्ड है। तो ये सीलर के साथ आप लगाएंगे तो फिर ये आपकी कंसिस्टेंसी जेल बेस्ड हो जाती है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और वैसे भी जैसे लाइक ग्लिटर वाला मेकअप है, उस पे ब्लेंडेड लाइनर नहीं अच्छा लगता, उस पे ऐसे विंग टाइप का लाइनर ब्लेंडेड, हाँ, क्योंकि फिर आप या तो फिर अगर आपको ब्लेंडेड लुक रखनी है तो फिर आपको ग्लिटर भी जो है वो आपको थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि उसके अंदर जो है फिर आप अगर आप ब्लेंडेड लाइनर के ऊपर इतना पक्का ग्लिटर लगाएंगे तो वो जाहिर है ब्लेंडेड तो खत्म हो जाएगा ना। तो आपको फिर ग्लिटर भी जो है वो आपको बहुत हल्का लगाना है, सॉफ्ट सा लगाना है, बहुत लाइक जस्ट अ डस्ट ऑफ ग्लिटर, यू नो। तो फिर वो भी आपको देखना है कि आपको कितना ग्लिटर लगाना है। फिर आप ब्लेंडेड के ऊपर प्रेफर करें कि आप लूज ग्लिटर ना लगाएं, क्योंकि लूज ग्लिटर जो है वो आपका सीलर के बगैर नहीं लगेगा, तो वो 100% एक प्रॉपर पक्की लेयर लगा देता है। बट उसमें ये है कि अगर आपको ब्लेंडेड लुक देनी तो आप थोड़ा सा प्रेस ग्लिटर लेके हल्का सा टचिंग करेंगे जहाँ पे भी आपको करना है, तो एक पॉप ऑफ ग्लिटर आ जाएगा उसमें। तो वो चीज़ जो है वो आप फिर दोनों चीज़ों को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सही, ठीक है। हमारे पास अभी कितना टाइम है, हम क्या, अच्छा हो फिर हम जूड़ा वाले पे बात नहीं कर सकते? अच्छा, नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जैसे कुछ बालों का भी थोड़ा सा आइडिया प्लीज़ दे दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमने बाल बांधने हैं और कुछ लोग होते हैं हमने बाल खोलने हैं। अच्छा, सॉरी, इनकी एक और इनका मसला था, इनका ग्लॉसी लिप्स। अच्छा, ग्लॉसी लिप्स, हाँ, ग्लॉसी लिप्स इनका था। मैं खाली कह रही हूँ ना, तस्वीर में अगर हमें दिखाओ जरा तस्वीर दोबारा। तस्वीर में तो खैर इतना ग्लॉसी का नहीं इतना फील हो रहा। अच्छा, क्या शिमरी आईज के साथ ग्लॉसी लिप्स चलेंगे? हाँ, बिल्कुल, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको ग्लॉसी लिप्स अगर आपको खुद आपको शौक है ग्लॉसी लिप्स लगाने का तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब ग्लॉस में भी जो है वो आपको
ग्लॉस को कंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जैसे कि इनकी अगर लिप्स के ऊपर अगर हम करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो मैं करूँगी ना, दैट इज़ एक्चुअली इनकी लिप्स के ऊपर जो है वो मुझे लाइनर जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। लिप्स, अच्छा लिप पे लाइन, मैंने कहा लिप पे लाइनर क्यों लगा लिप लाइनर, अच्छा। हाँ लिप लाइनर, यस। लिप्स बंद करो। हाँ, अब यार टाइम नहीं है कि हम आज लिप्स, इस प्रोग्राम में हम लिप्स को इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ग्लॉसी लिप्स को, तो चलो कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं हो, कहाँ जा रहे हो। अगले प्रोग्राम में फिर हम जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा, सच्ची बात है। और सारी नई बातें थी, बहुत सारी चीज़ें पुरानी जो मुझे पता थी उससे मेरा दिमाग एकदम नो वो बादल छटे और मुझे सही चीज़ों को पता चला। उम्मीद है आपके रंग में भंग नहीं डलेगा। काफ़ी चीज़ें हमने आपको समझा दी, सिखा दी प्रॉपर्ली। ग्लॉसी लिप्स का एक मैं आखिर में बता दूंगी कि जैसे कि अगर मैंने ये लिप लाइन कर ली है, ठीक है ना, अभी फिनिश नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर आप मैट लिपस्टिक लगा के ऊपर से सिर्फ सेंटर के पोर्शन में हल्का हल्का सा जो है ना आप ग्लॉस दे दें, ताकि ओवरली ग्लॉसी ना हो और फैले नहीं, बांछों से ब्लीड कर, या वरना फिर वो चीज जो है ना अगर आपने सिर्फ जो है वो आपने ग्लॉस लगा ली तो वो 100% फैलेगा। थैंक यू सो मच। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हमने बच्चों की अम्माओं के ऊपर बात की, पूरा शो उन्हीं को डेडिकेट किया। अब हम बच्चों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जब हो जाते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारा महवर बदल जाता है। पहले हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, मियाँ के बारे में सोच रहे होते हैं, फिर हम अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं और उनके गिर्द हमारी दुनिया घूमने लगती है। हम कितना कुछ करते हैं उनके लिए ज़्यादा कमाने लगते हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल्स ढूंढते हैं, उनकी आसाइशों के लिए हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि इस इलाके में शिफ्ट हो जाएं, उस इलाके में, मगर हम बेसिक्स में मिस कर जाते हैं कुछ। और हम ये सोचते हैं कि हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बच्चा इतना निढाल क्यों हो रहा है, ये खेलने कूदने में इतना थक क्यों जाता है, जब पढ़ाने बैठो तो फिर क्यों उसका दिल उचाट हो जाता है कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। सो ये इन सवालों के जवाब ना माँ बाप को मिलते नहीं, और एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है जब बहुत देर हो गई होती है, जब वो वाली बेस हमने नहीं बनाई होती। तो इसीलिए कश्फ फाउंडेशन और ARY ने मिलकर एक मुहिम शुरू की कि वो वालिदैन ये अवेयर हो जाए बच्चों के हवाले से कि उनको हमें खाने पीने में एक्चुअली देना क्या है, उनको बैलेंस डाइट किस तरह फराहम करनी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर नशोनुमा वाली ज़िंदगी कैसे देनी है हमने। और उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर शाहीन ज़फ़र माशाल्लाह से इतनी दफ़ा आ भी रही हैं और अब प्रोग्राम का हिस्सा सा लगने लगी हैं, जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे सामने बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज बताया ना मेरे इनके ख़ानदान से पुरानी वाबस्तगी है। मैंने इनकी अम्मा का कैरेक्टर प्ले किया था एक ड्रामे में, जिसमें हमने ट्रिब्यूट पेश किया था सारे डॉक्टर्स की फैमिली को। डॉक्टर अतिया ज़फ़र थी मेरी मदर, उनका रोल आपने प्ले किया था जी बहुत पुरानी बात है। बहुत अच्छा भाई, अब तो मैं तो आपके डायरेक्ट इस तरह आऊँगी कि ख़ानदान में सारे ज़हीन बच्चे, सारे डॉक्टर्स, तो हम बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं पिलाएं जो ज़हीन भी हों, एक्टिव भी हों, खेलें कूदे भी, और जो हमारे बजट में भी हो। लेकिन बचपन से ना हम कोई बहुत अमीर फैमिली नहीं थे, हाँ, और बहुत सारे बच्चे थे, हमें कोई नखरे की इजाज़त नहीं थी, ये खाना है ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। जो खाना पक गया है वही खाना है, जो मौजूद है वही खाना है। और मैंने हमेशा देखा अपने पेरेंट्स को कि न्यूट्रिशनल चीज़ें जो होती हैं जो कि लो कॉस्ट भी होती हैं, जैसे सिंपल पम्पकिन सीड्स हैं। हाँ, पम्पकिन सीड्स आज आप देखें आपको दुकानों में कितना महंगा मिलता है, लेकिन वो ऐसे लोग फेंक रहे होते हैं। हाँ, मतलब घर में पम्पकिन अवल तो पकाते नहीं हैं, और अगर पकाते हैं तो उसके सीड्स तो फेंक ही देते हैं, हालांकि उसमें इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो इस किसी भी चीज़ें हमने बचपन से सबको खाते भी देखा है और ख़ुद खाया भी, तो हमें भी शौक़ पैदा हो गया। हाँ, तो सिंपल बात है कि जब पेरेंट्स न्यूट्रिशनल चीज़ें खाएंगे, चाहे वो सस्ती हों चाहे महंगी हों, तो बच्चा उसका ऑटोमेटिक खाएगा वो। हाँ, उसका टेस्ट डेवलप करना होता है ना बच्चों का। आप अगर उसको शुरू से जंक फूड पे लगा देंगे तो उसका वही टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हमारी फैमिली में हमेशा से न्यूट्रिशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। कपड़े भले कम बन जाएं, जूता चाहे 2 नहीं हो 1 हो, लेकिन न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। अच्छा देखिए, गोश्त बड़ा महंगा हो गया ना। हाँ। हर फैमिली की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता कि वो मटन या बीफ फिर भी उससे कम है, लेकिन मटन तो बहुत ही महंगा है। सो अब वो प्रोटीन्स जो हमें गोश्त से मिलने हैं
वो हम कहाँ से लाएं? अच्छा, प्रोटीन्स तो आपको चिकन में भी मिल जाएंगे और फिश में भी मिल जाएंगे, जो कि रिलेटिवली थोड़ा फिश भी तो महंगी है आज इस मौसम में नहीं है, और सर्दी के मौसम में इतनी महंगी नहीं होती। हाँ। जो फार्म की फ़िश आती है ना वो वाली। अच्छा, दूसरी बात ये कि या हफ्ते में 3 दफ़ा भी अगर हो जाए ना, और देखें कीमा पकाएं, हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। ब्याज के 4 या 5 बोटियाँ पकीं और वो ख़ास लोगों को मिल गई जो कि यूजुअली अब्बा और दादा और ये होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करें। दूसरे ठीक है, गोश्त अगर नहीं भी है, क्या ऐसा होता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा जी प्रोटीन्स गोश्त में भी है तो दालों में भी है। हाँ, लेकिन क्या वो प्रोटीन्स डिफरेंट नहीं होते? नहीं, दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन है। दालों में, चने में, ये जितने भी बीन्स हैं, इन सब में प्रोटीन, बहुत अच्छा प्रोटीन। क्या वो गोश्त की कमी वाली प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। आप देखें ना, वेजिटेरियंस भी तो होते हैं ना। हाँ। वेजिटेरियन है और वीगन हैं, वो तो गोश्त को हाथ नहीं लगाते हैं। हाँ। लेकिन उनकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। अगर वो अच्छी डाइट खा रहे हैं तो दालें। अच्छा, बच्चे दाल नहीं खाएंगे, बच्चे भाग जाते हैं, उनको दाल पसंद नहीं आता। नहीं खाते बिल्कुल। तो आप दाल किसी और शक्ल में बना के देना। जैसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाना भी तो आसान है ना। दाल के पकौड़े बना लें। दाल के पकौड़े बना लें, दाल के शामी कबाब बना लें, दाल की आप हलीम है। हलीम हमारे यहाँ कितना पॉपुलर और कॉमन चीज़ है, उसमें दाल ही डालें। सारी दालें, गोश्त है, आप कम गोश्त डाल के। देखिए ना, बच्चे चिप्स और ये जंक खाते हैं ना, तो वो मतलब लाइक मैं अब सिर्फ ऐसे बच्चों की बात नहीं करूंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों की बात जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो भी जंक खा रहे हैं। वो भी जंक खा रहे हैं। हाँ, वो भी जंक खा रहे हैं, चिप्स का पैकेट खा रहे हैं। तो अब हम उनको लंच में हेल्दी स्नैक्स कैसे बना के दें? खास कर अगर अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है तो हेल्दी स्नैक बनाना कोई मसला ही नहीं। अब जैसे शामी कबाब है या नगेट्स हैं, घर के बनाए हुए हों, आपने खुद से उसमें आपको पता है क्या मसाला डाला है, क्या तेल डाला है, बच्चा घर में भी वही खाता है, स्कूल भी वही लेके जाता है, तो वो खा लेगा। लेकिन अगर आप उसको घर में नहीं खिलाएंगे। आलू के चिप्स हमने घर में बनाए तो उसको जंक में आप शामिल करेंगी? आलू के चिप्स जंक में शामिल अगर ये रोज खाया जा रहा है। अच्छा, अगर हफ्ते में एक आध दफा है तो खैर है। हाँ। हफ्ते में एक आध दफा, तो आलू भी तो प्रोटीन है, आलू में भी प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है और उसमें। अच्छा, आलू बेहतर होता है छिलके समेत पकाया जाए। छिलके समेत हम जैसे वेजेस होते हैं ना, उसमें छिलके समेत पकता है। फ्रेंच फ्राइज होते हैं जो मोटे वाले चिप्स होते हैं, उसमें छिलके समेत पकता है। तो उसके छिलके में बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। हम ये बहुत करते हैं गलत कि हम बहुत सी चीज़ों का छिलका उतार देते हैं। अब जैसे खीरा है, उसका छिलका उतार देते हैं, बहुत सी चीज़ों के साथ ये करते हैं। तो छिलके के साथ बच्चा तो कहता है खीरे को काटना भी नहीं, वो खुद खाता है, खुद काट खाता है। उसके हाथ में देते हैं, खुद ही खाता है। कितने भी दे दो वो खा लेगा। हाथ में देते हैं, खुद ही खाता है। तो इन चीज़ों में बच्चों को डालना पड़ता है हमें, और उनको पैलेटेबल उनके लिए बनाना पड़ता है। लेकिन फिर घूम फिर के बात हो जाती है कि बचपन से साल। अच्छा, हमें बंटवारा नहीं करना आता कि हम कितना फ्रूट दें, कितना वेजिटेबल दें, कितना गोश्त दें, कितना ग्रेन दें, बंटवारा नहीं करना आता ना। बैलेंस डाइट करनी नहीं आ रही। बैलेंस डाइट का मतलब ये कि एक प्लेट में आपके 3-4 कलर के फूड होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसमें सब्जियां हैं तो ग्रीन कलर की हैं, कुछ लाल सब्जी है, टमाटर है, कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ ब्राउन गोश्त है, कुछ रेड मीट है, या लिवर है, चिकन लिवर है, या किसी भी बकरे का कलेजी हो, गाय की कलेजी हो, ये सस्ती होती हैं और बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इनको अगर अच्छे से पकाया जाए और साथ में फिर चावल है या रोटी है, तो एक बैलेंस डाइट का मतलब है प्लेट में आपको डिफरेंट कलर्स नजर आने चाहिए। अच्छा, मैल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, इसमें फ़र्क क्या है? अंडर न्यूट्रिशन अर्ली स्टेज है। हाँ। मेल न्यूट्रिशन और बात। अच्छा। इसका सीरियस स्टेज है इसका। अच्छा। जबकि अंडर न्यूट्रिशन में देखिए चलो कुछ विटामिन की कमी हो गई, कुछ चीज़ें कम हो गई, बच्चा फिलहाल ठीक है। लेकिन जब वो मेल न्यूट्रिशन की बात है अब वो सुस्त होना शुरू हो गया। जैसे अब फर्ज करें मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मगर फिर भी वो मुझे थोड़ा सुस्त फील हो रहा है कि भाई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा और हर वक्त जो है बस नहीं कंप्यूटर पे ही लगना है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए उसके? आप खेल रही हैं स्पोर्ट्स? क्या आप खेल रही हैं? नहीं, जिम जाती हूँ। बच्चा कैसे खेलेगा? हाँ। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चा उसको फॉलो करता है। हाँ। अगर आप खुद कंप्यूटर पर बैठे हैं और उसको बोलेंगे तुम जाके खेलो, तो वो तो आपके आसपास घूमता है ना बच्चा। हाँ। पेरेंट्स तो बच्चे के सब कुछ करते हैं, बच्चा भी शुरू में आइडियलाइज करता है पेरेंट्स को, उनके आसपास ही घूमता है। तो आप उसको लेके निकल जाए ना बाहर। आप ग्राउंड में बैठे हैं, वो फुटबॉल खेले, थोड़ा सा आप भी खेल सकते हैं तो खेलने का ऐसा माहौल है, ऐसा मौका है, तो बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा, उनको लेके निकलना पड़ेगा आपको। हम खुद मोबाइल में लेके बैठे ना और बच्चे को बोले तुम जाके फुटबॉल खेलो, नहीं होगा। नहीं, जैसे आप अभी मैंने शुरू में बात की ना कि आप पूरा बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन ये भी एक साइन है कि बच्चा सुस्त हो जाता है। हाँ। आप उसके साथ खेलना चाह रहे हैं, वो नहीं खेल रहा। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं तो इतने बड़े होकर भी मैं दौड़ भाग कर रही हूँ और ये नहीं कर पा रहा, थक जा रहा है, बैठ जा रहा है, कह रहा है टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है,
बोलते हैं बच्चे, कंप्लेन करते हैं, उस वक्त आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों को तो दौड़ भाग ही उनके लिए बेहतर है, उनकी बोन्स ग्रो करती हैं, बोन्स ग्रो करती हैं, उनके मसल्स बिल्टअप होते हैं अगर वो दौड़ भाग कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम जैसे टाइम टेबल बनाए, बच्चे का लाइफस्टाइल चेंज करें, जो गलतियां कर ली तो कर ली, तो आप बेहतर क्या कहेंगी लाइफस्टाइल में हम उसके क्या चेंजेस लेकर आए? कम से कम उसको 2-2.5 घंटा खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए। स्पोर्ट्स करना चाहिए। टाइम पर सोए, हमारे यहाँ ये भी नहीं है, लोग टाइम पर भी नहीं सुलाते। हर कैटेगरी के लोगों को, हर क्लास के लोगों को मैंने देखा है कि वो हमारे यहाँ जागने का रिवाज है। जागने का रिवाज है। सुबह फिर रोता हुआ बच्चा स्कूल जाता है, फिर दोपहर को आके सो जाता है, फिर शाम को वो टीवी देखने बैठ जाता है, दिन खत्म हो जाता है। अगर वो सुबह जल्दी सोएगा, रात को सुबह फ्रेश उठेगा, स्कूल से आएगा, फिर उसको शाम को खेलने का टाइम होगा उसके पास। और हमारे यहाँ स्कूलों में अब स्पोर्ट्स खत्म हो गया। पहले स्कूलों में ग्राउंड हुआ करते थे और बच्चे बहुत खेलते थे, स्पोर्ट्स कंपटीशन। पढ़ाई का बर्डन इतना पड़ गया है? नहीं, ये वैसे भी खत्म हो गया। पढ़ाई तो जितनी भी होती है, स्पोर्ट्स काटने से पढ़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर पता है आपको क्या होता है स्कूलों में, ये होता है कि अच्छा जी आपका मैथ्स का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप स्पोर्ट्स पीरियड में नहीं जाएंगे, आप उसमें बैठ के अपना काम कंप्लीट करेंगे। इस तरह उस पीरियड को स्पोर्ट्स के इतना ज़्यादा हल्का समझा जाता है कि भाई उसमें दूसरे काम करा रहे होते हैं। स्कूल वालों की गलती है नहीं जी, गलती। आप जापान में देखें, जापान में शुरू के 3-4 सालों में कुछ पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ उनको स्पोर्ट्स कराया जाता है, एटिकेट सिखाए जाते हैं, स्कूल की सफाइयाँ उनसे कराई जाती हैं, आपस के रिलेशनशिप बिल्टअप, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई इम्तहान नहीं होता शुरू के 3-4 साल। तो इंसान तो बनाए पहले, इंसान तो बनाए पहले उसको, इंसान तो बनाए। इतनी डिग्री आप उसके ऊपर लाद देंगे, पता उसको कुछ नहीं है, बात कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल करना है। अच्छा, अब आप देखिए स्कूल्स में बच्चे इतने जी छुट्टियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? नज़ला, खांसी, जुकाम, बलगम, सीना जमा हुआ है, तो इसका कुछ इम्यूनिटी से ताल्लुक है, इसका कुछ न्यूट्रिशन से ताल्लुक है क्या? अगर ये बार बार हो रहा है, फर्ज करें किसी को हर महीने ही हो रहा है या हर 2 महीने, तो क्यों हो रहा है? तो इम्यूनिटी से बिल्कुल ताल्लुक है, इसलिए कि हम तो हर वक्त वायरस और बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहे हैं। हमारी बॉडी जो डिफेंड करती है, जो उससे जंग करती है, उसको मार के भगाती है, हमें बीमार नहीं पड़ने देती। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, हमारा खुद अपना डिफेंस मैकेनिज्म कम हो गया, तो वो तो सब अटैक करेंगे। और उसमें वही बात है कि जो सीजनल फ्रूट इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्लस नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट। कहते हैं कि 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट रोज़ खाना चाहिए। अच्छा। अब बच्चा है तो बच्चे की मुट्ठी का साइज, बड़े हैं तो बड़ों की मुट्ठी का साइज। 1 मुट्ठी मिक्स नट्स ज़रूर खाने चाहिए रोज़। उसमें होते हैं वो मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स बनाएं तो उसमें आप 1 मुट्ठी नट्स डाल दें, नट्स डाल दें, या सीड्स, नट्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो सीड्स डाल दें। और बच्चे को पता हो कि खाना है, वो घर में भी खाता रहता हो। अब जैसे मूंगफली है ना, आप मूंगफली बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कौन सा वो पैकेट वाला खरीद के देते हैं जिसमें तेल मिला हुआ होता है, जो फ्राइड होता है, जिसमें मसाला मिला हुआ होता है, उसकी क्या ज़रूरत है? आप सीधा सा मूंगफली भी दे सकते हैं हम लंच में उसके। लंच में मूंगफली भी दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते नट्स, तो मूंगफली दे दें। मूंगफली दे दें, 2-4 खजूर दे दें, बहुत अच्छा लंच हो जाता है ये। अगर आपने एक बॉयल किया, उसके 4 पीस करें, 4 बच्चों के लंच में 1-1 पीस डाल दें। अच्छा, आजकल बच्चों की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, क्या इसका भी ताल्लुक है न्यूट्रिशन से? मेल न्यूट्रिशन से आँखों के पीछे रेटिना होता है, रेटिना में कुछ चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से पहले नाइट ब्लाइंडनेस शुरू होती है, उनको अंधेरे में कम नज़र आता है, रात को कम नज़र आता है, फिर आस्ता आस्ता बाकी भी हो सकता है। तो अगर छोटी उम्र में बच्चे को देखने में कुछ मसला हो रहा है तो फिर आई के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा। मतलब जब भी नोट करें पेरेंट्स ऐसा कुछ मसला हो रहा है तो लेके बैठे ना रहें उसको। उसको एक दफ़ा दिखा देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें पकड़ में आ जाएँ अर्ली तो ट्रीट हो जाती हैं। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो खित्ता है सिंध प्रोविंस है, इसमें थोड़ा सा आप न्यूट्रिशनल जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जो कि बहुत महंगे नहीं हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं कि ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हैं? हमारे यहाँ सिंध में खजूर होता है, केला होता है, और मोरिंगा की ट्री, मोरिंगा ट्री तो मैं कहती हूँ हर घर में एक दरख्त होना चाहिए। ये तो आजकल इजाद हुआ है कि मोरिंगा कितना ज़रूरी है, वरना हमें तो पता ही नहीं था। आप मंगाए $10 की इतनी सी बोतल आती है मोरिंगा पाउडर की, और इसके लीफ का खाना पकता है फार ईस्ट में, बाकायदा मोरिंगा के लीव्स का खाना। जैसे हम पालक पकाते हैं, पालक बहुत न्यूट्रिशनल चीज़ है, जैसे हम पालक पकाते हैं वैसे वो मोरिंगा लीफ पकाते हैं। और आप मिक्स करके पकाएं, थोड़ा सा उसको टेस्टी करें, मसाला डालें, इसको रोटी के अंदर, आटे के अंदर भी डाल के पकाया जाता है। ग्रीन इसका पाउडर, इसका लीफ, इस बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू और पूरे सिंध में भरा हुआ है। और जैसे मैंने कहा पालक भी अगर खाया जाए तो उसमें आयरन बहुत है, तो खून की कमी को ठीक करती है। अच्छा, बच्चे खून की कमी से भी बहुत लेथार्जी और वो हो जाते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है।
वर्म्स होते हैं पेट में, उसकी वजह से उनको खून कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और ख़ास करके अगर पानी साफ़ नहीं पिया जाता है हमारे देही इलाकों में ख़ास के, अगर पानी ऐसी दरिया से उठा के पी लिया ये तो उसमें तो बहुत खतरा होता है कि इनको वर्म्स हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को इसका खुद मतलब अवेयरनेस होगी तो वो अपने बच्चे को देखेंगे बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए इस मामले में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कश फाउंडेशन और ARY की जो ये कोलैब आप देख रहे हैं, जो हम आपको इस तरह की बातें जो आपके बच्चों की फ्यूचर के लिए बेसिक बहुत अच्छी हैं, वो हम बातें अवेयरनेस देते हैं ताकि जो बेसिक्स हैं वो उनकी हेल्थ है, जान है तो जहान है कहा जाता है ना। सो अगर उनकी अच्छी जान बनी होगी, उनको हेल्दी बचपन देंगे हम, तो ऑटोमेटिकली वो बड़े होकर अपने मुल्क की, अपनी ज़िंदगी की बागडोर संभाल पाएंगे, बजाय इसके कि ये बेसिक है हमारे मुल्क को पीछे की तरफ धकेलने का, कि हमारे जो बाशिंदे हैं इस में मुल्क में रहने वाले, वो उनकी सेहतें ही ऐसी नहीं हैं जो वो इस पूरी मुल्क का बोझ ढो सकें अपने कंधों पर। तो अगर आप अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो सिर्फ बच्चे पैदा करने पे गौर नहीं करें, उनको पालने पे, उनको तरबियत देने पे, उनको खिलाने पिलाने पे भी गौर करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।